हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आप पढ़ते हैं कि किस तरह प्लांट सनलाइट की एनर्जी को यूज करके खुद के लिए ग्लूकोज बनाते हैं और यही फूड यही ग्लूकोज पूरी दुनिया में जितनी भी लाइफ है उन सब के लिए जीने का फूड का एकमात्र सोर्स है ना। देखा जाए तो आपको पता है हर फूड चेन की शुरुआत प्लांट से होती है। बहुत रेयर कुछ एक्सेप्शंस हैं सी में, जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह होते हैं। अदरवाइज अर्थ पे प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द जितने भी फूड चेन्स हैं सब प्लांट से शुरू होते हैं। तो इसलिए प्लांट्स जो हैं वो क्यों सबके लिए फूड बना पाते हैं, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से हमने पहले ये चैप्टर पढ़ा था एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, और फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसके क्वेश्चंस किए थे। एंड अब हम थर्ड पार्ट में इसका रिवीजन कर रहे हैं बाय लास्ट 15 ईयर्स पीवाईक्यूज। हर चैप्टर को इस चैनल पर इसी तरह मैंने अपलोड किया है बच्चों। अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन किसी ने शुरू की है और आप कहीं पर बहुत अच्छा बायोलॉजी का कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो आई मस्ट से कि आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही जेन्युइनली वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। 3 अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, एक में पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, पूरा सिलेबस अपलोडेड है 11th 12th का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, देन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एंड देन ये थर्ड सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं आपको पीवाईक्यूज के साथ चैप्टर का पूरा वन शॉट करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में लाइट रिएक्शन से रिलेटेड सब कुछ कर लिया था। अब हमें डार्क रिएक्शन, है ना, मैंने आपको एक बेसिक बताया था बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली प्लांट्स क्या कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने सनलाइट को कैप्चर किया। अब ऐसे कोई जादू तो है नहीं कि सनलाइट को ग्लूकोज में बदल दिया, कोई एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल साइंटिफिक प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस में प्लांट्स को 2 पार्ट्स में काम करना होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट है, हर प्लांट सेल में कई सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसको आप किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं। इस किचन में प्लांट क्या करेगा, जो सनलाइट ट्रैप की है, किसने ट्रैप की है सनलाइट, दिस होल स्ट्रक्चर इज द क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में जगह जगह बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम। ये सब हमने लास्ट सेशन में समझ लिया था। तो जो फोटोसिस्टम्स हैं जिसमें क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल ए बी ज़ैंथोफिल्स हैं, वो सब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सनलाइट के एब्जॉर्प्शन से उन्हें जो एनर्जी मिल रही है उससे उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने से इलेक्ट्रॉन्स का एक ट्रांसपोर्ट चल रहा है जिसको आप कहते हैं ईटीएस। कहाँ चल रहा है वो ट्रांसपोर्ट, ये पूरे मेम्ब्रेन सिस्टम पर। ये जो आपको मेम्ब्रेन सिस्टम दिख रहा है जिसमें ग्रेना है और ग्रेना को कनेक्ट करते हुए स्ट्रोमल लैमिला है, इस पर ये सारा लाइट रिएक्शन वाला पार्ट चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो हमने केमियोस्मोसिस समझा था लास्ट सेशन में, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ ग्रेनम ऑफ अ थाइलेकॉइड। ये एक सिंगल थाइलेकॉइड है, ग्रेनम बहुत सारे थाइलेकॉइड से मिलकर बना होता है। तो एक थाइलेकॉइड पर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चल रहा है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, प्रोटॉन कहाँ से आ गया। बिल्कुल, हमने सब चीज़ें 1 बाय 1 समझी थी कि कैसे हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होगा। ल्यूमेन में जो थाइलेकॉइड है वो एक खोखला सिक्का है ना, हॉलो कॉइन है वो, यूँ समझो तुम। तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी एसिडिक पीएच हो जाएगी। जबकि चारों तरफ क्या है, अभी आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट में चारों तरफ क्या है बच्चों, चारों तरफ से मेरा मतलब क्या है कि ये तो है ग्रेना, ये ग्रेना का थाइलेकॉइड, और चारों तरफ ये सब मतलब स्ट्रोमा। तो चारों तरफ जो स्ट्रोमा है वहां पर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, बट ऑब्वियस अंदर बढ़ रही है और बाहर स्ट्रोमा में कम हो रही है, यानी अंदर एसिडिक पीएच हो रही है, अंदर अल्कलाइन की तरफ जा रही है पीएच। एग्जैक्टली अल्कलाइन नहीं हुई लेकिन हाइड्रोजन आयन कम हो गए, तो बट ऑब्वियस पीएच बढ़ी है। तो इस ग्रेडियंट की वजह से जो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, आप इसको पीएच ग्रेडियंट कह दो, आप इसको प्रोटॉन ग्रेडियंट कह दो, इस ग्रेडियंट की वजह से यहाँ प्रेजेंट एटीपीएज, एटीपी सिंथेटेज खुल जाएंगे। व्हाट इज एटीपी सिंथेटेज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 होता है वैसे क्लोरोप्लास्ट में भी CF0 CF1 होता है। C क्लोरोप्लास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जब ये खुलेंगे तो हाइड्रोजन आयंस का ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस मतलब हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, खाली जगह यानी ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे। और जब हाइड्रोजन आयंस का ऑस्मोसिस होगा, मूवमेंट होगा, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करके एडीपी फॉस्फेट से जुड़ेगा और एटीपी बनाएगा। यानी आप सोचो, जिस सनलाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने ट्रैप किया उससे एटीपी बनाना इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, उसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ने कितने मैजिकल तरह से सनलाइट की एनर्जी को यूज कर एटीपी बना लिया, आपने देखा। ठीक है, समझ में आया लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है।
और जब ये ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो इसी ETS के दौरान एक तरफ तो ATP बनती जाती है और यहाँ पर NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। लास्ट सेशन में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में जो ETS चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये एक तो नॉन साइक्लिक चल रहा है। ये जो आपको केमियोस्मोसिस में दिखाया है, ये नॉन साइक्लिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो सही पर लौट के अपने घर नहीं आए, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप हो गया, NADP+ ने उन्हें किडनैप किया और NADPH बना दिया। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब लाइट रिएक्शन हो रही है, यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, तब ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH का भी फॉर्मेशन हो रहा है, एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन लौट के घर नहीं आए तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी को फुलफिल कौन करेगा? तो उसके लिए कुर्बानी दी पानी ने। वाटर के मॉलिक्यूल्स ने कहा कि ठीक है, हम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे H2O का ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, आप इसे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, आप इसे फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो। तो वाटर के टूटने से ऑक्सीजन गैस बनी, हाइड्रोजन आयंस बने और प्लस यहाँ पे हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन्स बने। वो इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी कमी को फुलफिल कर देंगे, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकले थे एक्साइट होकर, उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कौन करेगा? जो वाटर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस हमें फ्री में दे दी प्लांट्स ने। मतलब प्लांट्स खुद के लिए खाना भी बनाते हैं तो भी हमारे बारे में सोच रहे हैं कि साथ में हमको जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो अवेलेबल करवा रहे हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह प्लांट्स ने हमको ऑक्सीजन दे दी। तो लाइट रिएक्शन के 3 प्रोडक्ट्स कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के? बट ऑब्वियस ATP तो बनाना ही है, साथ में NADPH बन गया और साथ में ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है, क्यों? ये नॉन साइक्लिक ETS जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ये वाला नॉन साइक्लिक ETS, पर साथ में ये आपको कहाँ चलते हुए दिख रहा है बच्चों? दिस इज थाइलेकॉइड। अगर मैं बहुत सारे थाइलेकॉइड्स को जोड़ दूं तो ग्रेना बन जाएगा। तो ग्रेना पे तो जनरली नॉन साइक्लिक ETS चलता है। ठीक है, साथ में ग्रेना, 2 ग्रेना है मान लो, उनको कनेक्ट करती हुए भी हमने स्ट्रोमल लैमेली देखी थी। डायग्राम सब कुछ कोरिलेट करके पढ़ना है आपको। अभी हमने ये स्ट्रोमल लैमेली देखी थी ना, कि ये एक ग्रेना है, दूसरा ग्रेना इनको कनेक्ट करती हुई स्ट्रोमल लैमेली है। तो इस स्ट्रोमल लैमेली पर ये नॉन साइक्लिक ETS कभी नहीं होता, क्योंकि नॉन साइक्लिक ETS को कैरी आउट करने के लिए PS सेकेंड और PS 1 दोनों चाहिए, जबकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर PS सेकेंड नहीं होता। ठीक है, दैट्स वाई ये जो स्ट्रोमल लैमेली है, हमेशा ध्यान रखना उस पर ये नॉन साइक्लिक ETS नहीं चलेगा बच्चों। अभी जो केमियोस्मोसिस में डायग्राम दिखाया ना मैंने आपको, सेम वही डायग्राम है। यहाँ पर वो जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर ऊपर 3 चीज़ें दिखा रखी थी, ये PS सेकेंड बना दिया, ये साइटोक्रोम वगैरह बना दिए, ये PS 1 बना दिया और लास्ट में NADPH ने किडनैप कर लिया। तो सेम वही डायग्राम है नॉन साइक्लिक ETS का। इसको Z स्कीम भी बोलते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। एंड साइमल्टेनियसली जो स्ट्रोमल लैमेली है, उस स्ट्रोमल लैमेली पर चल रहा है साइक्लिक ETS, जिसमें सिर्फ PS 1 इन्वॉल्व है। जैसे ही लाइट को ट्रैप करेगा, इलेक्ट्रॉन निकले, एक जगह गए, दूसरी जगह गए, वापस लौट के अपने घर आ गए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लौट के घर आ गए तो ना तो इलेक्ट्रॉन का किडनैप हुआ, यानी ना तो NADPH मिलेगा, ना कोई वाटर के ब्रेकडाउन की जरूरत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई ही नहीं है ना। सिर्फ एक ही चीज बनेगी यहाँ पर, दैट इज ATP। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जब प्लांट अपनी लाइट रिएक्शन कर रहा है तो प्लांट नॉन साइक्लिक के दौरान, Z स्कीम के दौरान ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन तीनों बना रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली स्ट्रोमल लैमेली पर जो साइक्लिक ETS चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP ही बनाता है। तो ATP कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा बनते हैं, NADPH ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू ATP कम बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सब हमने बहुत अच्छे से लास्ट सेशन में रिवाइज किया, इसके PYQs किए एंड होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमें क्या समझना है? अब आज के सेशन में हम डार्क रिएक्शन रिवाइज करने वाले हैं बच्चों। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर हम इसी क्लोरोप्लास्ट पर आ जाएं, प्लांट की किचन पे आ जाएं, तो प्लांट ने अभी तक अपनी किचन में इस वाले सिस्टम को ऑपरेशनल कर रखा है और लाइट को ट्रैप करे जा रहा है जब तक लाइट अवेलेबल है, और ATP NADPH ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन तो साथ के साथ बाहर निकल जाएगी, प्लांट को जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, जो ज़रूरत है वो थोड़ी बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में फूड को ऑक्सीडाइज करने में काम आती है, बाकी बाहर चली जाती है। ओके, बचे जो ATP एंड NADPH वो क्यों बनाए प्लांट ने? क्योंकि अब प्लांट बनाएगा असली खाना।
मतलब यूँ समझ लो, अभी तक तो प्लांट जैसे अपन कोई भी किचन में कोई भी बढ़िया सा कोई डिश बनाने वाले होते हैं, कुछ भी रेसिपी बनाने वाले होते हैं, तो पहले उसकी तैयारी भी तो करते हैं, सारी सब मसाले वगैरह इकट्ठे कर लेते हैं, सब्जी वगैरह काट के रख लेते हैं, वॉट जो भी आपको यूज़ करना है अगर आप लोग किचन में जाते हैं तो, है ना। आजकल के बच्चों ने तो किचन में जाना ही छोड़ दिया है, उनको लगता है नहीं भाई पढ़ाई हमें करनी है तो इसका मतलब हम बाकी सारे कामों से फ्री होना पड़ेगा, बट एक्चुअली अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ने के साथ जितनी अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें भी थोड़ी करेंगे ना बच्चों, उतना आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। अगर आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो, बट क्योंकि हमारा ब्रेन है तो ह्यूमन ब्रेन, कोई रोबोटिक ब्रेन तो है नहीं कि एक बार फीड कर दिया वो चलता रहेगा। तो आपके ब्रेन को थोड़े वेरिएशंस भी चाहिए, थोड़ा टाइम निकाला करो। अगर घर पे रहते हो तो थोड़ा मम्मा के साथ अपने किचन में थोड़ा सा चले गए, देख लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, छोटी मोटी हेल्प कर दी। अकेले रहते हो बाहर पीजी में तो गार्डन चले गए, थोड़ा खेल लिया, है ना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो ही आपका माइंड फ्रेश रहेगा। चलो वो एक अलग बात है, फिलहाल तो हम फोटोसिंथेसिस पर आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपको कह रही हूँ कि प्लांट ने अपने खाना बनाने की तैयारियाँ पूरी कर ली। तैयारियों में अब उसके पास 2 प्रोडक्ट तैयार हैं, ATP एंड NADPH, ठीक है। तो इन दोनों को कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेशन में काम आएगी। एसिमिलेशन यानी फूड को बनाना, ठीक है। तो अब प्लांट में ये है ना बच्चों, ये वाला पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम में बार बार किसको बोल रही हूँ, इन दोनों को स्ट्रोमल लैमेली और ग्रेना, इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि साइट है किसकी, लाइट रिएक्शन की, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने हैं ATP एंड NADPH, जिसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी थी, उसको प्लांट अब स्ट्रोमा में डाल देगा। स्ट्रोमा ये पूरा लिक्विड है ना, ये पूरा लिक्विड एक्चुअल जगह है जहाँ पर खाना बनता है, मैट्रिक्स जो है प्लांट का, दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा प्लांट का नहीं, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रोमा क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है वैसे क्लोरोप्लास्ट में भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्ट्रोमा। कोई स्टोमा मत कर देना, STOMA, स्टोमा तो स्टोमेटा के लिए आता है, ओपनिंग के लिए आता है, दिस इज स्ट्रोमा। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको नीट में क्वेश्चंस करते वक्त ध्यान रखने हैं, अभी हम देखेंगे, ओके। सो ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, इस स्ट्रोमा के पास आ गया ATP एंड NADPH। अब इस स्ट्रोमा में ध्यान रखना, पहले से बहुत सारे तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है RUBP। इसके बिना प्लांट खाना नहीं बना सकता। RUBP इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये RUBP को जो प्लांट को खाना बनाना है ना, ग्लूकोज बनाना है, तो सबको पता है कि ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल चलता है। कैल्विन साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा, वो पहला प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ये RUBP एयर से CO2 आएगी, CO2 एक्सेप्टर है ये बच्चों, ये CO2 को पकड़ेगा, खुद के पास 5 कार्बन, CO2 का 1 कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गए, और ये दोनों मिलकर अंदर ही होगा सब कुछ, जगह नहीं है इसलिए मैं बाहर लिख रही हूँ, ये दोनों मिलकर स्ट्रोमा में, ये सब स्ट्रोमा में चल रहा है, स्ट्रोमा में RUBP और CO2 मिलकर सबसे पहला प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज PGA। बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है 3-PGA। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके 3rd कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला 3 लगा है, ठीक है। तो 3-PGA एक क्या है, 3 कार्बन प्रोडक्ट है। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 और 1 6, तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। क्योंकि ये 3 कार्बन प्रोडक्ट है, इसलिए कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम है C3 साइकिल। एंड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब RUBP CO2 से जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज रुबिस्को एंजाइम, जो आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा था, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दैट इज रुबिस्को, ठीक है। सो RUBP और CO2 ने आपस में जो भी रिएक्शन वगैरह की, डायरेक्ट नहीं जुड़ती CO2, पहले वाटर से जुड़ती है, H2O + CO2 बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, फिर वो बाइकार्बोनेट इससे जुड़ते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, बट आपको डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखना है कि हाँ यहाँ पर H2O भी यूज़ होता है, ठीक है। तो उससे बन जाता है पहला प्रोडक्ट, और यही शुरुआत होती है कैल्विन साइकिल की। अभी भी आप देख रहे हो ग्लूकोज नहीं बना, प्लांट को खाना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम चलते फिरते यूं ही एक पत्ती तोड़कर फेंक देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। एक पत्ती तोड़ के आपने फेंक दी, आपने प्लांट की हज़ारों किचन को वेस्ट कर दिया। उसने इतना सारा खाना बना रखा था, तुमने तो मज़े मज़े के लिए पत्ती तोड़ ली, प्लांट के लिए वो वेस्ट हो गया, जबकि प्लांट ही तुम्हें खाना दे रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। आप तो बायो के स्टूडेंट हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि प्लांट के हर ग्रीन पार्ट में उसके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया खाना है, तो बिना किसी रीज़न के हमें वो नहीं तोड़ना है, ठीक है। चलिए, सो ये 3-PGA बन गया क्या,
अब ये जो 3PGA बना, ये 3PGA और आगे अलग 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 रिएक्शंस करेगा, भी बता रही हूँ मैं, और एक साइक्लिक प्रोसेस होगा जिसमें लास्ट में RUBP रीजनरेट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है प्लांट में, सोचो अगर प्लांट में हर बार RUBP खत्म हो जाता तो इतना RUBP या तो कोई और प्रोसेस होता जहाँ से RUBP नया बन के आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। प्लांट नेचर ने इस तरह का जेनेटिक सेट किया है कि जिस चीज़ से कैल्विन साइकिल की शुरुआत हो रही है वही चीज़ लास्ट में रीजनरेट हो जाएगी और बीच में कहीं आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कैल्विन साइकिल लगातार इस स्ट्रोमा में चलता रहता है। लगातार मतलब ये जो कैल्विन साइकिल मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं जस्ट लिख देती हूँ कि यहाँ पर एक बी प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा कैल्विन साइकिल चल रहा है बच्चों, इस कैल्विन साइकिल के लिए दिस इज हाईली लिंक्ड विद लाइट रिएक्शन। कहेंगे क्यों मैम, ये तो वैसे भी हो सकता था, इसमें RUBP CO2 सनलाइट तो कहीं चाहिए ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है ना बच्चों, ATP एंड NADPH, वो जब तक यहाँ नहीं मिलेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप तो अपने आप हो जाता है। अब 3PGA जब यहाँ पर 3PGAL में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर ATP भी चाहिए होता है, NADPH भी चाहिए होता है, फिर लास्ट में जब वो इसको रीजनरेट कर रहे होते हैं दोबारा ATP चाहिए होता है। तो कैल्विन साइकिल तब तक नहीं होगा जब तक ATP एंड NADPH लाइट रिएक्शन से उसे नहीं मिल जाते। इसलिए इसका नाम तो डार्क रिएक्शन है, कैल्विन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, बट इसका मतलब ये मत समझना कि ये डार्क में होता है, ये रात में होता है, बिल्कुल नहीं। ये भी दिन में ही चलता है, जब तक लाइट रिएक्शन होती रहती है तब तक ये चलता रहता है। लाइट रिएक्शन रुकी, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मिलने रुके, ये भी रुक जाएगा। बट सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बॉटनिस्ट ने डार्क रिएक्शन नाम दे रखा है कि भाई दिस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट। लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, यहाँ पे लिखा भी है कहीं, ये रहा कि डार्क रिएक्शन शुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट मत समझ लेना तुम इसको, ऐसा नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। बिना लाइट के लाइट रिएक्शन भी नहीं होगी, डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। दोनों प्रोसेस एक दूसरे से हाईली लिंक्ड हैं और इस तरह प्लांट अपने लिए ग्लूकोज बनाता है। तो बात समझ में आई आपको, डार्क रिएक्शन में बेसिकली प्लांट कर क्या रहा है ना। होपफुली जो बच्चे सेशन देख रहे हैं उनको फोटोसिंथेसिस बोरिंग नहीं लग रहा होगा, बल्कि मज़ा आ रहा होगा कि मैम इतना प्रैक्टिकली तो हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना। इसीलिए कह रही हूँ कि जो मेरे NCERT लाइन टू लाइन के सेशंस हैं, अभी तो चलो नीट के एग्जाम में तुम्हारा सिर्फ 1 महीना बचा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि तुम इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं कि तुम उन डिटेल्ड सेशंस को देख सको, बट जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू किया है, जिन्होंने अभी जस्ट 12th हुआ है, नहीं हो रहा इस बार सिलेक्शन, अगले साल करोगे, कहीं से भी तैयारी करो तुम, दैट डजेंट मैटर, बट प्लीज़ मेरे इन सेशंस को टाइम निकाल के तुम थ्रू आउट द ईयर ज़रूर देखना। हर चैप्टर को इसी तरह लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया है और तुम्हारे बायो के कॉन्सेप्ट्स ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर तुमने सारी सीरीज फॉलो की तो, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्क रिएक्शन, कि डार्क रिएक्शन में प्लांट कैल्विन साइकिल के थ्रू अपने लिए खाना बना रहा है, दैट इज ग्लूकोज, ओके। अब इस कैल्विन साइकिल में और क्या क्या होता है, तो इसीलिए तुम्हारी NCERT में ना डार्क रिएक्शन की हेडिंग डार्क रिएक्शन नहीं है, देखो तुम्हारी NCERT में डार्क रिएक्शन की हेडिंग ही क्या दे रखी है, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। तो ये एक्चुअली क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा मुझसे, बाकियों को तो मैंने लिखवा रखा है, दिस इज एक्चुअली डार्क रिएक्शन बिकॉज इट इज द डार्क रिएक्शन वेयर ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। तो और इसीलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं डार्क रिएक्शन को, क्योंकि यही वो फेज है जिसमें एक्चुअली में बायोसिंथेसिस हो रहा है। जो पहले वाली फेज है ना लाइट रिएक्शन, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ सिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पे फोटोन्स को, सनलाइट को केमिकल्स ATP NADPH में बदला जा रहा है, ठीक है, डन है। तो अब मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरा तो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें कैल्विन साइकिल दिखाया है, फिर मैं PYQs पर आऊँगी, एक बार थोड़ा सा और बता दूँ। तो ये जो अभी मैं तुम्हें समझा रही थी ना, ये रहा वो कैल्विन साइकिल तुम्हारा, देखो दिस इज कैल्विन साइकिल, क्योंकि कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, या C3 साइकिल। तो ये रहा तुम्हारा RUBP जो स्ट्रोमा में बैठा हुआ है, दिस इज अ 5 कार्बन प्रोडक्ट मतलब कंपाउंड। ये CO2 आई देखो एयर से, पर CO2 ने डायरेक्टली रिएक्ट नहीं किया, हमेशा दिखाते हैं CO2 प्लस H2O मिलकर H2CO3 बनाते हैं, फिर बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, है ना, ऐसे सब होता है, फिर बाइकार्बोनेट इससे जुड़ता है, ये सब ये सब कुछ होता है अलग अलग, ओके। तो इस स्टेप को, ये जो पहला स्टेप है, जब ये चीज़ पूरी की पूरी इससे जुड़ती है, RUBP का CO2 से जुड़ना इज सिंपली कार्बोक्सिलेशन। तो अब तुम्हें याद हो गया व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, ये रहा 3PGA।
3-फॉस्फोग्लिसरेट बोल दो या ग्लिसरिक एसिड बोल दो। जैसे एसिटिक एसिड को एसिटेट बोल सकते हैं, ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट बोल देते हैं। क्लियर है? 3PGA इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर तुमसे पूछेंगे विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ कैल्विन साइकिल, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, थोड़ा ढंग से पढ़ना वर्ड को, CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? RUBP। बट विच इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, तो फिर तुम्हारा आंसर होगा 3PGA। RUBP और 3PGA को मिक्स मत कर देना। ठीक है, RUBP का नाम है, यहाँ पर लिख लो, कार्बोक्सिलेशन में विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड? रुबिस्को। तो याद रखना रुबिस्को की फुल फॉर्म ही ये है। रुबिस में रुबिस तो RUBP है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, सेम। ठीक है, फिर CO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, बिकॉज यू नो रुबिस्को एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डुअल नेचर का एंजाइम है। ये O2 से भी जुड़ सकता है और CO2 से भी जुड़ सकता है। इसके पास दोनों के लिए एक्टिव साइट है। O2 भी इससे बाइंड हो सकती है, CO2 भी बाइंड हो सकती है। इसीलिए ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं जब प्लांट, तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, क्योंकि ये रुबिस्को बड़ा दोगला टाइप का एंजाइम है। अगर इसको CO2 की जगह O2 ज़्यादा मिल जाए ना, तो पहले O2 से जुड़ जाता है, और गलती से रुबिस्को O2 से जुड़ गया तो प्लांट को नुकसान ही नुकसान है। अगर रुबिस्को O2 से जुड़ गया बच्चों, तो C2 साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ रखा है, C2 साइकिल इज हाईली वेस्ट प्रोसेस, जिसको आप कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जब नेचर को ये बात समझ में आई कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमने एक ऐसा एंजाइम बना दिया जो CO2 के साथ जुड़ रहा है। जुड़ने का मतलब आप समझ रहे हो कि जुड़ेगा RUBP ही, पर जोड़ेगा कौन उसको? रुबिस्को। अगर रुबिस्को CO2 ले जाकर दे देगा इसे, तो बढ़िया बात है, किचन में काम शुरू हो जाएगा। अगर रुबिस्को ने O2 ले जाकर इसको दे दी ना, तो ये प्रोसेस तो साइड में हो जाएगा, और RUBP O2 से जुड़कर एक अलग ही वेस्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। आगे दे रखा है इसी चैप्टर में। ठीक है, जब नेचर को ये बात समझ में आई कि यार हमने तो एक ऐसा एंजाइम बना दिया जिसमें CO2 और O2 दोनों से जुड़ सकता है, और अगर O2 से जुड़ गया तो वो तो बेकार हो जाएगा। RUBP इतनी मुश्किल से रीजनरेट हुआ है, वो थोड़ा वेस्ट होता जा रहा है। तो फिर नेचर ने इवॉल्व किया प्लांट्स में, एक इवोल्यूशन हुआ प्लांट्स में। ये जो हमारे प्लांट्स हैं इनको तो हम बोलते हैं C3 प्लांट्स। फिर नेचर ने एक इवोल्यूशन किया और C4 प्लांट्स बने। C4 प्लांट्स ज़्यादा इवॉल्व माने जाते हैं C3 प्लांट्स से, क्योंकि C4 प्लांट्स में नेचर ने, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जिससे रुबिस्को को उन्होंने अंदर सेल्स में वॉल वगैरह बना के छुपा दिया, और ऐसा कुछ सिस्टम मैकेनिज्म कर दिया कि रुबिस्को जो है ना वो O2 के कांटेक्ट में ही ना आए। रुबिस्को को सिर्फ CO2 ही मिलती रहे, और अगर CO2 मिलती रहेगी तो कैल्विन साइकिल चलता रहेगा। C4 प्लांट्स में भी कैल्विन साइकिल होता है बच्चों। कोई भी बच्चा ये तो नहीं सोचता ना कि C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल होता है और C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होता है, ऐसा नहीं है। C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल अकर इन ऑल द प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, कैम प्लांट है, सबके लिए खाना बनाने का एकमात्र सोर्स है कैल्विन साइकिल। हर प्लांट में कैल्विन साइकिल तो चलेगा। अब क्योंकि कैल्विन साइकिल का एक ड्रॉबैक मैंने तुम्हें बताया, कैल्विन साइकिल का नहीं, उसके एंजाइम रुबिस्को का, कि अगर उसे ऑक्सीजन मिल गई और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल गई ऑक्सीजन की, तो वो CO2 को छोड़कर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और एक वेस्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। नेचर ऐसा चाहती नहीं थी, तो नेचर ने, अब जो गलती हो गई वो तो हो गई, जो C3 प्लांट्स हैं वो तो हो गए, उसमें भी कुछ शर्तें लगा दी कि भाई C3 प्लांट्स में वैसे तो रुबिस्को CO2 से ही जुड़ेगा, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, हाई सनलाइट, तभी रुबिस्को ये गलती करता है कि ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। वरना नॉर्मली अपने चारों तरफ ज़्यादातर प्लांट C3 प्लांट्स हैं बच्चों, आराम से वो शुगर्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक रहती है। बट फिर भी ऐसे प्लांट्स जो हाई सनलाइट वाले रीजन्स में ग्रो करते हैं, वहाँ सोचो क्या होता, वहाँ तो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती। वहाँ पे हाई सनलाइट है, हाई इंटेंसिटी है, और अगर ऑक्सीजन भी हाई हो जाती तो रुबिस्को, RUBP सब वेस्ट हो जाते। तो उनमें नेचर ने एक इवोल्यूशन कर दिया कि उनको C4 प्लांट्स बना दिया। उन प्लांट्स में C3 साइकिल तो होगा, ये वाला पूरा साइकिल होगा, लेकिन उस C3 साइकिल से पहले एक C4 साइकिल भी होगा जो ये इंश्योर करेगा कि रुबिस्को तक सिर्फ CO2 ही पहुँचे, O2 ना पहुँचे। सो दिस इज सिंपली C4 साइकिल, जो आप आगे समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से, जो रिवीजन में मैं जितने भी पॉइंट्स तुम्हें बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं, जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस में छोटी छोटी गलतियाँ जो तुम करते हो वो ना हो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? तो अब वापस अभी हम कैल्विन साइकिल पर आ रहे हैं, C4 की बात बाद में करेंगे। तो ये जो C3 साइकिल है, इसमें पहला प्रोडक्ट बन गया 3PGA, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें सिंपली 3 स्टेप होते हैं। नीट में क्वेश्चन भी आया है कि कौन से 3 स्टेप है और उनकी सीक्वेंस क्या है। तो पहले CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन। अब 3PGA एसिड है ना, इसकी फुल फॉर्म में एसिड आ रहा है ना, यहाँ पे एसिड देखो इन्होंने लिखा है ट्रायोस फॉस्फेट, इसका नाम लिख लो। कौन सी ट्रायोस फॉस्फेट बनती है?
ट्रायोस फॉस्फेट यानी एक ऐसी फॉस्फेट जिसमें जिसमें जो कि 3 कार्बन प्रोडक्ट है और उसके पास फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो इसका फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यहाँ एल एल्डिहाइड को बता रहा है, केमिस्ट्री सबने पढ़ी है, एसिड अगर एल्डिहाइड में बदलते हैं तो उसको रिडक्शन कहते हैं, तो इसीलिए सेकेंड स्टेप का नाम क्या हो गया, रिडक्शन। अब रिडक्शन करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, एक ऐसा जो हाइड्रोजन डोनर हो, तभी तो ये हाइड्रोजन लेकर इसमें बदलेगा, तो वो हाइड्रोजन डोनर कौन है, ये रहा तुम्हारा NADPH। NADPH वहाँ से हाइड्रोजन लेकर आया था ना, इलेक्ट्रॉन लेकर आया था ना, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को इसको दे देगा, ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा और NADPH खुद किस में बदल जाएगा, NADP प्लस में एक फॉस्फेट भी अलग, सॉरी ये इसका फॉस्फेट नहीं है, NADP में बदल जाएगा, ठीक है। और प्लस इस प्रोसेस के दौरान इनको एनर्जी भी चाहिए बॉन्ड्स को तोड़ने जोड़ने जिसके लिए भी, सो ATP भी यूज होगा, ATP बदल जाएगा ADP एंड फॉस्फेट में। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डार्क रिएक्शन में वापस से टूट जाते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये फिर से मेम्ब्रेन सिस्टम पर जाकर नए ATP और नए NADPH बनाने में काम आती है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो इस तरह से रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू 3PGA 3PGAL में बदलता जाएगा, यहाँ से बनता जा रहा है, यहाँ से बदलता जा रहा है। अब ये 3PGAL क्या करेगा, ये जो 3PGAL है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने सीधा सुक्रोज बना रखा है, बट एक्चुअली पहले ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज तो एक्टिव फॉर्म है, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में तो रख नहीं सकता प्लांट, तो या तो प्लांट ग्लूकोज को सुक्रोज में बदल लेता है। आपके मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर डिलीट हो गया, बट आपको मैं बता देती हूँ, ध्यान रखना कि फ्लोएम से जितना भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता। अगर एक पत्ती ने कि सेल्स ने ग्लूकोज बनाया और उसको फ्लोएम के थ्रू दूसरे पार्ट्स में भेजना है तो पहले ग्लूकोज को किस में बदला जाएगा, सुक्रोज में। सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ द फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो फ्लोएम में जा रहा है। और अगर नहीं भेजना है, स्टोर करना है, तो ग्लूकोज को स्टार्च में बदल लेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन आते हैं। ये कितने कार्बन प्रोडक्ट है, 3 कार्बन प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये 6 टाइम्स होता है, पहले सब कुछ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे एक बार में 2 मॉलिक्यूल बने थे, एक बार में 2 मॉलिक्यूल बने थे, तो अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ 6 बार पहले ये प्रोसेस रिपीट होगा, तो इंटू 6 करो ज़रा, कितना हो गया, इंटू 6 करो ज़रा, सब चीज़ों को इंटू 6 कर दो, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12 मॉलिक्यूल्स इसके बन गए। अब उन 12 मॉलिक्यूल्स में से बच्चों 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो तो ग्लूकोज बनाने के काम आ जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल कैसे, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन से एक ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और 12 में से 2 गए तो 10, जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL हैं वो मिलकर 10 मॉलिक्यूल्स का मतलब 10, इसमें एक में 3 कार्बन है तो 10 इंटू 3 30 कार्बन, और यहाँ पे भी देखो RUBP के 5 इंटू 6 30 कार्बन रिक्वायर्ड थे, तो ये सब मिलकर RUBP का रीजनरेशन कर देते हैं। हालांकि अब इन कैलकुलेशंस पे इतना क्वेश्चन नहीं आता, तो तुम्हें नहीं कैलकुलेशन समझ में आ रही है कोई बात नहीं, तुम तो मेन स्टेप्स ध्यान रखो कि 3 स्टेप्स में कैल्विन साइकिल हुआ। पहले RUBP ने रुबिस्को की प्रेजेंस में CO2 से जुड़कर 3PGA बनाया, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। 3PGA जो कि एसिड है वो एल्डिहाइड यानी 3PGAL में बदल गया, उस दौरान ATP एंड NADPH का खर्चा हुआ। एंड आगे यही जो 3PGAL है, जब उसके 12 मॉलिक्यूल बन गए तो 2 मॉलिक्यूल्स ने नीचे ग्लूकोज बना दिया और 10 मॉलिक्यूल्स ने RUBP को रीजनरेट कर दिया। रीजनरेशन में भी अगेन आप देख रहे हैं ATP खर्च होगा। यहाँ पर ये देखो, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसका मतलब एक साइकिल में ये 2 यूज हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये 2 हैं, इन्होंने पर मॉलिक्यूल दिखाया था तो ये 2 हैं। अब अगर 6 बार कर रहे हैं तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी, यानी 12 ATP यूज हुए, 12 NADPH यूज हुए। और यहाँ पर 6 टाइम ये वाला होता है तो इसमें टोटल इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ATP यूज हुए। तो अगर तुमसे पूछे कि पूरे कैल्विन साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं और कितने NADPH खर्च होते हैं, तो NADPH तो 12 रहेंगे पर ATP 12 + 6 18 रहेंगे। और यही रीज़न है, NCERT में लिखा है, यही रीज़न है कि लाइट रिएक्शन के टाइम पर स्ट्रोमल लैमेली पर वो जो साइक्लिक ETS चल रहा था ना, जो सिर्फ ATP बना के दे रहा था, वो इन एक्स्ट्रा ATPs की नीड को पूरा कर देता है। अगर बराबर सिर्फ नॉन साइक्लिक ETS चलता तो उसमें तो बराबर ATP NADPH बन रहे थे, तो बराबर खर्चा होता, फिर वेट करना पड़ता है इनको इसके लिए। पर साथ साथ में वो साइक्लिक ETS एक्स्ट्रा ATPs बना के दे रहा है कि तुम कैल्विन साइकिल को रोको मत। समझ में आ गया? सो दिस इज सिंपली कैल्विन साइकिल। अब आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट्स चेक द क्वेश्चंस। ये इनपुट आउटपुट दिया है आपको कैल्विन साइकिल का। डू रिमेंबर कैल्विन साइकिल, एक कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज मत बना देना। 6 टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज।
ठीक है, इसका मतलब एक टर्न में एक CO2 काम आ रही थी तो 6 टर्न में 6 CO2 काम आई है ना, 6 12 18, सिंपली 6 की टेबल है, 6 12 18 सबसे ज़्यादा ATP काम आएंगे। ओके, एंड आउटपुट क्या है, ग्लूकोज एक अकेला मिलेगा क्योंकि एक अकेले ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ठीक है, ग्लूकोज एक अकेला मिलेगा और बट ऑब्वियस ये इनके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो वापस से लाइट रिएक्शन में काम आ जाएंगे। डन। तो अब तुम फटाफट क्वेश्चंस देखते जाओ, देखते हैं तुमसे क्वेश्चंस होते हैं क्या। 2024 में ही लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द, एक सेकेंड, फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से डार्क रिएक्शन के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन। ठीक है, लाइट हमें नहीं चाहिए ना, डार्क रिएक्शन देना चाहिए, लाइट के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हटा दो इसे। क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए, वो भी लाइट रिएक्शन में चाहिए था। CO2 बिल्कुल चाहिए, NADPH बिल्कुल चाहिए, ATP बिल्कुल चाहिए। हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ NADP लिख के दे देते, NADP लिख के दे देते, तो वो नहीं चाहिए, NADPH चाहिए हमको। NADP तो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप करके NADPH बनाएगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है, तुम्हें ध्यान रखनी होती हैं। सो वी रिक्वायर C, D एंड E, यानी ऑप्शन 3। सिंपल। और क्या क्वेश्चन आया है 2024 में, लो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। अब कुछ बच्चे ना ऐसे करते हैं, अच्छा 2024 में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए तो इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बाकी चैप्टर चाहे उसको चाहे से हम पढ़े ना पढ़ें, ये नहीं करना है। कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है कि भाई लास्ट ईयर ये पूछा था तो इस साल भी यही पूछेंगे। हाँ, चांसेस रहते हैं चीज़ें रिपीट होने के, बट वो 10 साल के एवरेज से रिपीट होती हैं। ठीक है, अगर डार्क रिएक्शन पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं तो डार्क रिएक्शन पे आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट ईयर लाइट रिएक्शन पे नहीं आया था तो तुम लाइट रिएक्शन पढ़ के ही ना जाओ। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें लास्ट 10 ईयर्स में जो भी पूछा गया है PYQs में वो सब पढ़ के जाना है। ठीक है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं क्योंकि कैल्विन साइकिल में CO2 को कंपाउंड में बदल दिया, तो दैट इज ऑल्सो CO2 फिक्सेशन। तो ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने ATP और NADPH खर्च होंगे, बताओ तुम लोग। बहुत सिंपल है, सामने आंसर है तुम्हारे, अभी बताया था मैंने तुमको। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, अब जल्दीबाजी में तुम 2 मत कर देना कि 2 NADP और 2 ATP, जल्दीबाजी में 2 मत कर देना। अभी मैंने तुम्हें यहाँ कहा था ना 2 इसके, एक यहाँ पर भी ATP है, तो अगर 2 NADPH है तो 2 + 1 3 ATP हैं। एक CO2 फिक्सेशन का मतलब ये पूरा साइकिल लेना है तुमको। मैंने तुम्हें समझाने के लिए 2 पार्ट्स में समझाया कि पहले यहाँ तक होगा फिर यहाँ तक होगा, बट ये सब साइमल्टेनियसली चलता है ना। तो जब भी तुम्हें एक कैल्विन साइकिल की कैलकुलेशन करनी है तो पूरे की करनी है। तो एक कैल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं बच्चों, एक कैल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, 1 CO2 लगेगा एक कैल्विन साइकिल में, 2 NADPH लगेंगे और 3 टोटल ATP लगेंगे। ये 1 कैल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि 1 साइकिल में ही इसके 2 बन जाएंगे, तो ये 1 में ही 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगर 6 कैल्विन साइकिल हो रहे हैं तो फिर 6 12 18 कर दो, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा आंसर टिक करूँ मैं बच्चों, ये भी दिया है तुम्हें, 2 ATP में लिख दिया, 3 NADPH में लिख दिया जल्दीबाजी में, है ना, ऐसी गड़बड़ बहुत होती है। 3 ATP एंड 2 NADPH, मतलब एग्जामिनर को पता होता है कि या तो बच्चा ये गलती करेगा फटाफट में, या वो 2-3 याद होगा, उसे फटाफट 2-3 देखकर टिक कर देगा। तो वो हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन में तुम देखना फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इस तरह सेट किए जाते हैं जो आपके दिमाग में जो गलती चल रही होती है। ठीक, क्लियर। बट अगर तुम अवेयर है ना, सीख गए छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करना सीख गए, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सीख पाते हैं, तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में तुमसे। इस क्वेश्चन में अगेन ये 2023 का क्वेश्चन है, हाउ मैनी ATP एंड NADPH आर, ये कंफ्यूज मत हो ना, NADPH को NADPH2 भी लिख सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ पहले ही, आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ढंग से पढ़ लेना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब इसको आप जल्दीबाजी में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को 1 कैल्विन साइकिल मत पढ़ जाना। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कितने चाहिए, तो तुम्हें ध्यान आना चाहिए कि यार एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कैल्विन साइकिल चाहिए, तो 6 कैल्विन साइकिल के लिए हमको पता है 12 NADPH और 18 ATP चाहिए। ठीक है, सो 12 NADPH ये रहा और 18 ATP, पहले ATP लिखा है तो 12-18 वाला ऑप्शन मत टिक करके आ जाना बच्चों, दिया ही नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो 18 ATP एंड 12 NADPH, ये बात आपको ध्यान रखनी है। NADPH कम चाहिए, ATP ज़्यादा चाहिए। अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो बहुत सिंपली लॉजिकली आपको याद आ जाएगा कि यार
वाले स्टेप पर एक्स्ट्रा एटीपी लग रहे थे, तो एक्स्ट्रा एटीपी लग रहे थे तो एटीपी ज़्यादा है, NADPH कम है। ठीक है, 6 की टेबल तो सबको आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, विच इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मिक्स क्वेश्चन है, इसमें लाइट रिएक्शन के भी दे रखे, आई थिंक लाइट का ही है ये, कोई बात नहीं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो तो ETS लिख देना, एक ही बात है, क्योंकि ETS में ही ATP बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ETS एक ही बात है। साइक्लिक ETS इन्वॉल्व बोथ PS1 PS2, नहीं, साइक्लिक में सिर्फ PS1 चाहिए। बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक ETS, बिल्कुल नॉन साइक्लिक में दोनों बन रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप हो रहा था। स्ट्रोमल लैमेली हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। लास्ट सेशन में बताया था कि स्ट्रोमल लैमेली के पास दो चीजें नहीं होती, एक तो PS सेकेंड नहीं होता और एक ये वाला एंजाइम नहीं होता जिसको तुम FNR भी कहते हो, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। PS1 होता है स्ट्रोमल लैमेली के पास, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। देन ग्रेनल लैमेली, अब ग्रेनल लैमेली का क्या मतलब है? ग्रेनल लैमेली का मतलब है बच्चों, ये लैमेली वर्ड यहाँ तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि अभी तक हम इसको तो ग्रेना बोल रहे थे और इसको स्ट्रोमल लैमेली बोल रहे थे, बट ध्यान रखना लैमेली वर्ड का मतलब होता है एक तरह से मेम्ब्रेन, लेयर्स में जो है, तो ग्रेना की ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसी को ग्रेनल लैमेली बोला है। आप लैमेली वर्ड पढ़ के इसको मत समझ जाना, ये वाली लैमेली को बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली, ये स्ट्रोमा में है तो ये भी स्ट्रोमा में, बट ये ग्रेना का पार्ट है, दैट्स वाई इसको ग्रेनल लैमेली भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये कह रहा है कि ग्रेनल लैमेली के पास दोनों है क्या? बिल्कुल, हमने पढ़ा था दोनों है, तभी तो ग्रेना पे साइक्लिक ETS चल रहा है ना, साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक ETS चल रहा है क्योंकि PS2 एंड PS1 दोनों प्रेजेंट हैं। जो आपकी बुक में केमियोस्मोसिस का डायग्राम है वो इसी का ही तो है। ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है पिंक कलर से पूरी दिखाई है, ये ग्रेनल लैमेली है, ग्रेनल लैमेली पे PS2 भी है, PS1 भी है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया था, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जल्दीबाजी में हो सकता है कोई बच्चा इसे लाइट डिपेंडेंट पढ़ ले, ऐसी गलतियां बहुत कॉमन है, बट जो जितने फोकस और अटेंशन के साथ क्वेश्चंस करेगा उसकी ऐसी गलतियां नहीं होगी और वही सीट ले जाएगा, मेडिकल सीट। ओके, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, तो यानी बात हो रही है डार्क रिएक्शन की, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है बच्चों? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। सो सिंपली ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पे C3 C4 के एग्जाम्पल्स हैं क्या? मिक्स क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसके लिए तुमको, अच्छा C4 तो दिया ही नहीं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हें पता है क्या कि ज़्यादातर जो C4 प्लांट्स हैं ना, जो ड्राई रीजन्स में ग्रो करते हैं, वो ज़्यादातर मोनोकॉट्स हैं, डाइकॉट्स में बहुत कम, एक्सेप्शनली कुछ ही C4 प्लांट्स हैं, अदरवाइज ज़्यादातर जो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं वो मोनोकॉट्स हैं। और मोनोकॉट्स में भी ध्यान रखना, जो दो मोस्ट कॉमन मोनोकॉट्स हैं ना जो हम खाते हैं, गेहूं और चावल, ये दोनों C4 नहीं है, दोनों C3 हैं। तो जहाँ पर भी C4 साइकिल स्टार्ट हो रहा है तुम्हारी बुक में, तो कैल्विन साइकिल है, C4 पे आते हैं, ये रहा C4 पाथवे स्टार्ट हो रहा है। इस C4 पाथवे के एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना, कहीं तो लिखा हुआ है इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनोकॉट्स, और मोनोकॉट्स में भी एक्सेप्शन लिख देना, जो दो कॉमन चीज़ें खाई जाती हैं। तो गेहूं किसी जगह का कॉमन फूड होता है या तो चावल होता है इंडिया में, तो व्हीट एंड राइस C3 है, C4 नहीं है, मोनोकॉट होते हुए भी। ठीक है, क्लियर? तो ये रहा, देखो लिखा हुआ है C4 प्लांट, C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल में दिए। इसमें C4 प्लांट्स में हम ट्रिक याद करते हैं, SMS, दैट इज आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज राजस्थान का है ना, मेज सॉर्गम, शुगर केन भी मोनोकॉट है, सो शुगर केन मेज सॉर्गम ऐसे याद रखा जाता है। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पर तुम्हें अब देखो, ये कह रहा है कि भाई P3 प्लांट है, वैसे C3 पाथवे लिखा है तो वो तो सब में होता है, तो PC3 सही है। P लेग्यूम्स में आता है, लेग्यूम डाइकॉट है, हम जिस बच्चे को क्लिक किया, जिसने मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ी है उसको तुरंत आ जाएगा। P लेग्यूम है, लेग्यूम डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स में एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एंडोस्पर्मिक सीड मेज में पढ़ा है हमने, मोनोकॉट्स में होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन फिर भी ठीक है, वेक्सिलरी भूल गए या याद है? एक स्टैंडर्ड पेटल, 2 लेटरल पेटल्स और सामने की तरफ 2 विंग्स, वो 2 एंटीरियर्स, विंग्स तो लेटरल को बोलते हैं, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन था। ठीक है, टमाटो सोलेनेसी में आता है, अगेन सोलेनेसी डाइकॉट है, बट टमाटो की अगर हम बात करें तो टमाटो में, अब इसमें से तुम्हें क्या क्या पता है बताओ? सोलेनेसी फैमिली में
सोलेनेसी फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है क्या? ये तो हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से होता है। बेरी फ्रूट भी बताया था मैंने तुम्हें कि टमाटो में, ब्रिंजल में जो प्लेसेंटा होता है वो बीच में से स्वॉलन हो जाता है और जो ये हैं बीज हैं वो पूरे फ्रूट में फैल जाते हैं। टमाटो और ब्रिंजल में पूरे में फैले हुए सीड्स होते हैं। इस तरह के फ्रूट्स को बेरी फ्रूट्स कहते हैं, तो ये भी ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन वैसे तो हमने चाइना रोज में पढ़ा है, ठीक है, वैसे हमने कहाँ पढ़ा है? चाइना रोज में पढ़ा है। सोलेनेसी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने वेलवेट एस्टिवेशन पढ़ा है, बट अगर नहीं याद आ रहा फिर भी मैं इस पर एक बार क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ, ठीक है। आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार आगे के ऑप्शंस पढ़ने हैं। ओके, हमें क्या निकालना है? करेक्ट निकालना है। अनियन की बात कर लेते हैं भाई। अनियन में बल्ब होता है, बिल्कुल यस होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मान लो नहीं पता। और एक्साइल प्लेसेंटेशन, अनियन किस में आता है बच्चों? अनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन लिलिएसी फैमिली में आता है। और मैंने तुम्हें याद करवाया था लिलिएसी फैमिली में भी एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये भी ये वाला तो ठीक है, इसका हमें मान लो नहीं पता। हालांकि अब लिलिएसी फैमिली नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि मॉर्फोलॉजी ओल्ड एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो तो फायदे में रहोगे। देन मेज पर आ जाओ। मेज तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये C3 गलत है, इसमें C4 होगा, ठीक है। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स, मेज मोनोकॉट है। वैसे पता है मुझको ये थोड़ा सा सही नहीं लगा क्योंकि है ना, इसमें उन्होंने ऐसे लिखा है, देखा जाए तो मुझे मेज के लिए सारी चीज़ें सही लग रही है क्योंकि C3 पाथवे लिखा है ना इन्होंने, मतलब वैसे चलो इसको ये गलती मानेंगे, छोड़ो इतना मत सोचो तुम, क्योंकि जो भी C4 प्लांट्स होते हैं उनमें भी C3 साइकिल तो होता ही होता है, बट उन्होंने पाथवे लिखा है तो मेज में ओवरऑल तुम देखोगे तो C4 पाथवे कहने में आएगा। सो इसको मैं गलत मान लेती हूँ, बाकी दोनों चीज़ें सही हैं, क्लोज वास्कुलर बंडल और स्क्यूटेलम, ठीक है। तो दो तो हमारे पक्के पक्के गलत हो गए, हमको पता है कि यार दीज आर द रॉन्ग ऑप्शन। अब जो दो बचे उनमें से किसको चूज करोगे? तो उसके लिए तुम्हें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार अब इन दोनों में से हम किसको प्रेफर करें, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर तुम अपने दिमाग के पन्ने पलटो या एनसीईआरटी के पन्ने पलटो तो उसमें तुम देखोगे कि टमाटो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है और सोलेनेसी फैमिली में ट्विस्टेड एस्टिवेशन तो नहीं लिखा बच्चों, मुझे जहाँ तक याद रहा है तुम एक बार चेक भी कर लो, चाहे सेपल्स देख लो चाहे पेटल्स देख लो, दोनों में ही सोलेनेसी में वेलवेट एस्टिवेशन लिखा हुआ है, तो उस बेसिस पे मैं इसको तो कर रही हूँ रॉन्ग, ठीक है। अब अनियन की बात करें अगर हम, तो वैसे तो अनियन में लिलिएसी फैमिली में अनियन आता है और लिलिएसी फैमिली जो कि अगेन मोनोकॉट्स की फैमिली है, वहां पर भी आप देखना, वहां पे आपको ध्यान है लिलिएसी फैमिली में वो होता है पेरियंथ होता है, पी होता है, सेपल्स और पेटल्स फ्यूज रहते हैं और उसमें भी एनसीईआरटी ने वेलवेट एस्टिवेशन लिखा हुआ है, बट अनियन में एक्सेप्शनली इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तुम ईयर देख सकते हो 2012 है ना, तो आप जैसे ही 2013 के पहले जाओगे या 2014-15 के क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी आती थी बच्चों, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज आप इतने सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मेरे साथ कर चुके हो। आपने देखा होगा कि 2016 या उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई रेयर चांस होता है जहाँ पे एक दो टर्म आ जाती हैं एनसीईआरटी से बाहर की, अदरवाइज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है। जहाँ पर भी आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे ना, आप देखना पीवाईक्यूज में ज़्यादातर वो क्वेश्चन 2012 या उससे पहले का होगा या 14-15 में थोड़ा सा टफ पेपर आया था उसका होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मतलब मैं तो अपनी नॉलेज के बेस पर तुम्हें बता रही हूँ कि अनियन में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, तो आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। सो वी गो विद ऑप्शन 3, ठीक है, डन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ना। मॉर्फोलॉजी इसलिए बच्चों को गंदी लगती है बिकॉज मॉर्फोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ओके, बट बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो बहुत लकी हैं कि आजकल एक्सेप्शंस पूछते ही नहीं है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन है, PGA 3 PGA फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। तो चारों में से किसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी बच्चों? एल्गा। ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप देख लो चाहे से, ठीक है। यहाँ पे शुरू में जब C3 पाथवे की शुरुआत हो रही है, ये रहा, तो यहाँ पर बता रखा है कि मेल्विन केल्विन ने एल्गी में फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया था बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन दैट इज C14, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सब कुछ बता रखा है, थ्योरी में आपको दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरा मैंने इसका आपको C3 साइकिल का 1 शॉट दे दिया, किस स्टेप में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ अब आते हैं हम C4 पाथवे के क्वेश्चंस पर। देखो 2024 में C3 से भी 2 क्वेश्चंस थे, C4 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या हुआ इसको, क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझाने से पहले वो बता दूं क्या मैं तुम्हें कि इसमें होता क्या है। यस, पहले मुझे तुम्हें इसका थोड़ा सा रिवीजन देना पड़ेगा, तब भी आपको समझ में आएगा। तो अब हम बात कर रहे थे C4 पाथवे की। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब नेचर को लगा कि यार रुबिस्को में तो एक गड़बड़ हो गई कि रुबिस्को CO2 से भी जुड़ जाता है, O2 से भी जुड़ जाता है, तो पहले तो 3 कंडीशंस लगा दी कि वो ऐसा नहीं कि कभी भी O2 से जुड़ जाएगा, क्योंकि O2 की अवेलेबिलिटी तो इज़ वेरी कॉमन ना बच्चों, बट
आपको पता है प्लांट्स में CO2 लगातार एब्जॉर्ब करते हैं, RUBP लगातार एयर से CO2 लेता है, तो जनरली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहती है। बट अगर किसी वजह से O2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो भी गई तो भी कोई प्लांट तब ही वो वेस्ट प्रोसेस करेगा। कौन सा वेस्ट प्रोसेस? जो प्लांट नहीं करना चाहते। RUBP का O2 से जुड़ना इज फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले दिमाग में इन टर्म्स को क्लियर करो। फोटो ऑक्सीडेशन अलग है, फोटोसिंथेसिस अलग है, फोटो रेस्पिरेशन अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। चारों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। नहीं याद रहती तो एक डब्बा बना के, बॉक्स बना के शॉर्ट नोट्स में लिख दो, ठीक है। सो मैं आपको कह रही हूँ कि 3 कंडीशंस पे ही प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा। वो फोटो रेस्पिरेशन में दे रखी है, एक बार आगे जाते हैं। मेरा फोटो रेस्पिरेशन करेगा, इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीटली वेस्ट प्रोसेस। प्लांट वांट्स टू अवॉइड इट, कि हम चाहते हैं कि हमारे में ये प्रोसेस ही ना हो, क्योंकि ये प्रोसेस प्लांट की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। क्यों कर देता है आपको समझ में आ गया? क्योंकि इस प्रोसेस में RUBP एंड रुबिस्को CO2 की जगह O2 से जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन नहीं है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये रिएक्शन तो केल्विन साइकिल की है बच्चों, ये तो केल्विन साइकिल की रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसमें ऐसा होता है, RUBP अगर O2 से जुड़ गया इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, ठीक है, तो यहाँ पर 3PGA भी बनता है। ऐसा नहीं है 3PGA नहीं बनता, बट 3PGA के साथ एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है ना, बड़ी परेशानियां खड़ी कर देता है। ये सब क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है, इसी वजह से इसको C2 साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में जब ये बनता है तो इसको डिग्रेड करने के लिए, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज करने के लिए इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप होते हैं, ना सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में बल्कि क्लोरोप्लास्ट को, ये क्लोरोप्लास्ट में हुआ, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ मैं तुम्हें। क्लोरोप्लास्ट के बाद इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करके भेजना पड़ता है पेरोक्सिसोम्स में, पेरोक्सिसोम्स में भी अलग अलग चेंजेस होते हैं। उसके बाद इसको भेजना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो वापस पेरोक्सिसोम में लौट के फिर क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। तो ऐसे करके ये भी एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस चलता है। बट इसमें सेल के 3 ऑर्गेनेल्स बिजी हो गए, एक क्लोरोप्लास्ट बिजी हो गया, एक देखो पेरोक्सिसोम आ गया। सेल पढ़ाते वक्त बताया था कि पेरोक्सिसोम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। हमारे में पेरोक्सिसोम का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स में होता है। प्लांट्स में पेरोक्सिसोम का काम है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मतलब काम क्या है इसकी जिम्मेदारी की, फोटो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स को खत्म करना है, ठीक है। सो इसलिए अगर आपसे पूछ ले बाई चांस, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक बार नीट में आया था ये क्वेश्चन कि फोटो रेस्पिरेशन कौन से 3 ऑर्गेनल्स में होता है, तो CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। पहले AIPMT को CPMT भी कहते थे, तो CPM याद रखना ईजी हो जाता था, सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। क्लियर है क्या? तो इस तरह से ये पूरा और इस पूरे प्रोसेस में आपको पता है इसको वेस्ट प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो जो RUBP 3PGA बनाता पूरा का पूरा और सिर्फ केल्विन साइकिल ही चलता, वो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। वाई इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट? क्योंकि एक तो प्रोडक्टिविटी कम कर देता है ये प्लांट्स की, लो प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। दूसरा ये इसलिए वेस्ट प्रोसेस है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान ATP का खर्चा होता है, ATP एक्सपेंडिचर होता है। ATP बनती नहीं है बल्कि ATP का खर्चा हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान CO2 भी प्रोड्यूस हो जाती है, अननेसेसरी, बिना बात की CO2 प्रोड्यूस हो जाती है, जो प्लांट को क्यों प्रोड्यूस करनी है जब जरूरत नहीं है। तो ATP का खर्चा हो गया, CO2 देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज हुआ है तो हमें लगेगा यार शायद ATP बन रही हो, शायद कुछ और अच्छी चीज़ हो रही हो, कुछ नहीं होता, सब बेकार चीज़ें होती है। इसलिए प्लांट्स वांट टू अवॉइड दिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फोटो रेस्पिरेशन। तो अब एक अच्छी बात तो ये है इस प्रोसेस की कि यार C3 प्लांट्स हमेशा नहीं करेंगे ये प्रोसेस, हमेशा RUBP O2 से नहीं जुड़ेगा। 3 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जब ये प्रोसेस हो जाता है। वो 3 कंडीशंस हैं, हाई सनलाइट, हाई टेम्परेचर एंड हाई O2। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाई सनलाइट, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये तीनों कंडीशन साथ में हैं तो ही एक C3 प्लांट इस प्रोसेस को करेगा, तो ही एक C3 प्लांट इस प्रोसेस को करेगा, वरना आराम से RUBP CO2 से जुड़कर सिर्फ केल्विन साइकिल ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं, तो नेचर ने इस गलती को इम्प्रूव करने के लिए इवोल्यूशन किया कि यार कुछ प्लांट्स तो जो हमेशा ही इन कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ हाई सनलाइट होती है, हाई टेम्परेचर होता है, अपने जो मोनोकॉट्स हैं, सीरियल्स हैं, वो आपको पता है ज़्यादातर गर्म एरियाज में प्रोड्यूस होते हैं, उनको कैसे बचाया जाए इस प्रोसेस से। तो फिर नेचर ने इवोल्यूशन किया और इवोल्यूशन के दौरान C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए
जिनमें लीफ में कुछ स्पेशल एनाटमी बनाई गई जिससे रुबिस्को को छुपा दिया जाए और रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही ना आए तो इस प्रोसेस के चांसेस ही खत्म। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है C4 प्लांट्स लैक दिस प्रोसेस, C4 प्लांट्स में ये प्रोसेस होता ही नहीं है, यही C4 प्लांट्स की सबसे अच्छी बात है। C4 प्लांट्स लैक दिस प्रोसेस, दैट्स वाई अगर ये प्रोसेस ही नहीं होगा C4 प्लांट्स में तो हाई प्रोडक्टिविटी किसकी हुई, C4 प्लांट्स की। ठीक है, सब यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, अभी मैं तुम्हें जस्ट रिवीजन दे रही हूँ तो मुझे एक एक पॉइंट बताना मुश्किल है। NCERT लाइन टू लाइन सीरीज में मैंने एक एक पॉइंट कहाँ है सब पढ़ाया हुआ है। ओके डन, समझ में आ गया क्या? ये देखो ये सब लिखा हुआ है कि C3 में क्या ड्रॉबैक है और C4 में क्या अच्छी बात है। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम। जहां रुबिस्को बैठा है वहां पर O2 को पहुंचने ही नहीं दिया जाता, सिर्फ CO2 को ही पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है CO2 को? ये देखो, ये उसके लिए लीफ में क्या स्पेशल बात होती है कि अगर ये एक लीफ है, ये एपिडर्मिस है लीफ की, इस पे क्यूटिकल वगैरह स्ट्रोमेटा सब है, वो सब मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने पढ़ा है वैस्कुलर बंडल होता है, जाइलम फ्लोएम होता है लीफ में। जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ हम पढ़ते हैं ना लीफ में बंडल शीथ सेल्स होती हैं बच्चों। अब नॉर्मली ध्यान रखना, एक बात है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये बंडल शीथ सेल्स सिर्फ C4 प्लांट में होती है, ऐसा नहीं है। आपने जब डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी पढ़ी थी तो दोनों में मैंने आपको बताया था बंडल शीथ सेल तो हर जगह प्रेजेंट होती हैं, हर लीफ में होती है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो, पर बंडल शीथ सेल्स की कोई स्पेशल एनाटॉमी नहीं होती। लेकिन अगर हम C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो C4 प्लांट्स में ये जो बंडल शीथ सेल्स मैंने बनाई हैं, इन बंडल शीथ सेल्स में सबसे पहले तो नेचर ने थिक वॉल्ड कर दिया इनको, थिक वॉल्ड कर दिया इनको। क्या कर दिया? ये भी ध्यान रखना कि बंडल शीथ सेल्स भी ग्रीन है बच्चों। C3 प्लांट में भी है बंडल शीथ सेल, वहाँ पे भी ग्रीन है, पर वहाँ पे स्पेशल फीचर्स नहीं है, वहाँ पे वो सेल्स मीजोफिल की तरह हैं। ये मीजोफिल सेल्स बना रही हूँ मैं, ये मीजोफिल सेल्स बना रही हूँ, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। सब पढ़ाया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से, यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन दे रही हूँ, क्विक रिवीजन, कि जो C3 प्लांट्स हैं उसमें भी सेम ये स्ट्रक्चर इमेजिन करो तुम, और C3 प्लांट्स में ये भी है बंडल शीथ सेल, पर मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल इंडिपेंडेंटली फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। C3 प्लांट में ये भी कैल्विन साइकिल लाइट रिएक्शन कर रही हैं, अपना अपना कैल्विन साइकिल कर रही हैं, ये भी लाइट रिएक्शन कर रही हैं, अपना अपना कैल्विन साइकिल कर रही हैं। दोनों के पास किचन है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट है, तो C3 प्लांट्स में तो कुछ स्पेशल नहीं है। अगर बाहर से स्ट्रोमेटम जब खुले CO2 के साथ O2 आ गई, हाई टेम्परेचर हुआ तो रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। पर नेचर ने C4 प्लांट्स में क्या स्पेशलाइजेशन किया कि C4 प्लांट्स में जो बंडल शीथ सेल्स है ना, इनको बना दिया थिक वॉल्ड। सबसे पहले तो थिक वॉल्ड बना दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है एक ही लेयर हो बंडल शीथ सेल की, सेवरल लेयर्स भी हो सकती हैं, 2 से 3 लेयर्स भी हो सकती है। मैं अभी समझाने के लिए एक ही लेयर बना रही हूँ, ठीक है। इनको थिक वॉल्ड कर दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ। थिक वॉल्ड करने के साथ साथ दोनों में क्लोरोप्लास्ट है ना, इधर भी क्लोरोप्लास्ट है, इधर भी क्लोरोप्लास्ट है, दोनों ग्रीन सेल्स हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। दोनों के क्लोरोप्लास्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। क्या डिफरेंस क्रिएट किया कि ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट है इन सेल्स का, जिनकी थिक वॉल्ड है, जहाँ पे हर कोई इजीली नहीं आ सकता, छुप छुपा के CO2 को पहुंचाया जाएगा, उसके क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को डाल दिया। सिर्फ जो ये यहाँ पे जो 2 सेल्स बनी हुई हैं, इसमें से बाहर वाली मीजोफिल सेल दिखाई है तुम्हें और ये अंदर वाली बंडल शीथ सेल दिखाई है, ठीक है। दोनों सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड भी रहती हैं, ठीक है। ये देखो, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लांट सेल्स में पढ़ते हैं ना हम, जंक्शंस होते हैं, ओके। तो ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं, इन बंडल शीथ सेल्स में नेचर ने रुबिस्को डाल दिया, रुबिस्को प्रेजेंट, पर जो बाहर मीजोफिल सेल्स हैं इनमें रुबिस्को एब्सेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोटोसिंथेसिस करेंगी, ये ग्रीन है, बट ये कैल्विन साइकिल नहीं करेंगी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी उसमें ग्रेना है तो लाइट रिएक्शन होगी, लेकिन इनमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी इसमें ग्रेना ही नहीं डाला। सोचो, इनके क्लोरोप्लास्ट में तो तुम्हें सेल दिखाई है बच्चों, मैं सेल के क्लोरोप्लास्ट की बात कर रही हूँ। इनके क्लोरोप्लास्ट में तो ग्रेना डाला, क्योंकि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन बनती है, इनमें नहीं डाला, क्योंकि अगर इनमें भी लाइट रिएक्शन हो जाती, ऑक्सीजन बन जाती, तो यहाँ रुबिस्को बैठा है वो फिर ऑक्सीजन से जुड़ जाता। तो इनमें झंझट ही खत्म कर दिया कि ना तो ऑक्सीजन बाहर से आएगी क्योंकि थिक वॉल्ड है, और ना ऑक्सीजन खुद जनरेट कर रही है क्योंकि इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना ही गायब कर दिया, ठीक है।
सिर्फ यूँ समझ लो स्ट्रोमा रखा है या थोड़ा बहुत इस तरह का ग्रेना रखा है कि एटलीस्ट नॉन साइक्लिक ईटीएस तो नहीं हो, साइक्लिक ईटीएस से थोड़े बहुत एटीपी बन रहे हैं तो चलेगा काम। वो थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं तो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है तुमको। एंड एक क्या किया, ठीक है वो तब पूछेंगे नहीं, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये थोड़ा सा कम, कंपैरेटिवली कम है, लेस क्लोरोप्लास्ट है, और जो सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ है, मोर है, क्योंकि जो मेन ग्लूकोज बनेगा वो तो कैल्विन साइकिल से बनेगा, उसके लिए तो रुबिस्को चाहिए, तो अंदर वाली सेल्स में मोर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, समझ में आया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ सुनो, अब ये जो बाहर वाली सेल्स हैं, बाहर वाली सेल्स मतलब जो मीजोफिल सेल्स हैं, जैसे ही CO2 आई, स्टोमेटा खुला, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, कहीं पर भी हो, किसी भी शेप की हो, दैट डजंट मैटर, तो जैसे ही, वैसे C4 प्लांट से तो आपको पता है पूरा मीजोफिल एक जैसा होता है, बट कोई एक्सेप्शनली C3 भी है, तो मतलब सॉरी मोनोकॉट प्लांट्स हैं, वेरी सॉरी बच्चों दोबारा बोल रही हूँ मैं, कि जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें हमने पढ़ा था पूरा मीजोफिल एक जैसा होता है, तो आप चाहो तो उसको लंबी सेल बना दो, चाहो तो गोल सेल्स बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जब स्टोमेटा खुलेंगे तो CO2 जब सबसे पहले एंटर करेगी, सीधा बंडल शीट में तो नहीं जाएगी ना, तो CO2 जब चाहे स्टोमेटा ऊपर हो चाहे नीचे हो, मोनोकॉट्स में दोनों पर होते हैं लगभग, तो जब CO2 जाएगी तो वो पहले मीजोफिल सेल्स में ही जाएगी, तो मीजोफिल सेल्स में आती है एटमॉस्फेरिक CO2, जैसे ही ये CO2 अंदर आती है मीजोफिल सेल्स में, तो H2O से जोड़कर अभी बताया था कैल्विन साइकिल में जैसे CO2 प्लस H2O बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, वो बन गए, और बाइकार्बोनेट्स यहाँ पर एक तरह से चाहे आप बाइकार्बोनेट बोलो या यूँ बोलो कि CO2 को कौन पकड़ रहा है, तो CO2 को पकड़ने के लिए यहाँ पर बिठा दिया रुबिस्को की जगह PEP को, जो RUBP था ना स्ट्रोमा में, उस RUBP की जगह इन सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में PEP को बिठा दिया, PEP क्लोरोप्लास्ट में बिठा दिया, नहीं यार PEP क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, PEP बाहर साइटोप्लाज्म में ही होता है इन सेल्स के, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, इनके साइटोप्लाज्म में ही PEP को बिठा दिया कि जैसे ही CO2 आएगी PEP पकड़ेगा, और CO2 को पकड़ के किस फॉर्म में पकड़ता है, डायरेक्ट नहीं पकड़ता, CO2 प्लस वाटर से बाइकार्बोनेट्स को पकड़ता है और CO2 का फिक्सेशन कर देगा, और जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 3PGA नहीं बनेगा बच्चों, वो पहला प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। दैट्स वाई, क्योंकि इस साइकिल के शुरुआत में क्या बना, C4 प्रोडक्ट बना, दैट्स वाई इस पाथवे को C4 पाथवे नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, तुम यूँ सोचो कि इसमें एक तरह से CO2 छुप गई ना, जो CO2 को RUBP पकड़ता हम अंदर भेजते, हमने डायरेक्ट नहीं भेजा, हमने कहा कि CO2 मीजोफिल सेल में गई, और मीजोफिल सेल में PEP बैठा हुआ है, उसने CO2 को पकड़ लिया और OAA में बदल दिया, तो CO2 किस फॉर्म में छुप गई है, OAA, मतलब ये समझ लो CO2 को मास्क पहना दिया OAA का, ठीक है। अब ये जो OAA है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर भेज दिया, पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि जो OAA है वो डायरेक्टली तो अंदर जा ही सकता है, बट कई बार ये एसिड किसी और एसिड में कन्वर्ट होके भी अंदर जाता है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है अंदर वो OAA का हो सकता है, या मैलिक एसिड की फॉर्म में आ सकता है, या एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ थ्योरी में ऊपर लिखा हुआ है कि ये ट्रांसपोर्टेबल एसिड कौन कौन से हैं, या तो OAA या मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब ये तीनों में से कोई भी अंदर आ जाए, दैट डजंट मैटर। अब अंदर आ चुका है, अंदर मतलब इन बंडल शीट सेल्स में आ चुका है, ये CO2 चुपचाप मास्क लगा के प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर घुस गई, ठीक है। अब जैसे ही ये C4 एसिड अंदर आया, इसका काम था CO2 को लाना, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा, क्योंकि ये थोड़ी ना कैल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, कैल्विन साइकिल के लिए तो CO2 चाहिए, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन करके CO2 को छोड़ देगा। यानी फर्स्ट स्टेप हुआ था फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप हुआ ट्रांसपोर्टेशन, और थर्ड स्टेप हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 को छोड़ दिया। जैसे ही इन थिक वॉल्ड सेल्स में CO2 को रिलीज किया, इन थिक वॉल्ड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में कौन बैठा है, RUBP, रुबिस्को, उसने CO2 को पकड़ा, और यहाँ पे पूरा वो जो कैल्विन साइकिल पढ़ा है ना आपने 3 स्टेप का, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, वो यहाँ पर शुरू हो गया, और उससे क्या बनना शुरू हो गया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनाने के लिए तुम कहोगे मैम ATP और NADPH भी तो चाहिए, यहाँ तो एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, तो वो ये बना कर देंगे। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट बैठा है वो तो ग्रेनल है, वो तो लगातार ATP और NADPH बना रहा है, ऑक्सीजन भी बना रहा है, तो ऑक्सीजन तो यहीं से बाहर निकल जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, और जो ATP NADPH बन रहा है यहाँ के ग्रेना से, वो यहाँ मिलता जाएगा और उसको यहाँ यूटिलाइज किया जाएगा, है ना। नेचर ने सोच समझ के किया, ऐसा नहीं कि इसको ग्रेना दे दिया इसको नहीं दिया, तो इसको ग्रेना दिया, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, कैल्विन साइकिल हो ही नहीं रहा ATP NADPH की, तो सारा ATP NADPH
कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बंडल शीथ सेल्स में। कहाँ से बनकर आया है, मीजोफिल सेल से बनकर आया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि C4 प्लांट्स में दोनों सेल्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से लिंक्ड होकर काम करती है। जबकि C3 प्लांट्स में इस सेल को इससे कोई मतलब नहीं था, इसको इससे कोई मतलब नहीं था, दोनों अपना अपना फोटोसिंथेसिस अलग अलग कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो जैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, ये 4 कार्बन प्रोडक्ट है, इसने एक CO2 अलग कर दी, एक कार्बन अलग हो गया, तो एक C3 एसिड बन गया। ये C3 एसिड जनरली कौन सा होता है बच्चों, ये होता है आपका पायरुविक एसिड, जो आपके ग्लाइकोलाइसिस का भी प्रोडक्ट होता है ना रेस्पिरेशन में, वही पायरुवेट है। पायरुविक एसिड कह दो, पायरुवेट कह लो, 3 कार्बन एसिड है। अब ये जो पायरुवेट है, इसको वापस से सोचो यहाँ भेजना है, क्योंकि ये जो PEP है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, देखो इसके नाम में भी पायरुवेट आ रहा है, ये पायरुवेट को भी रीजनरेट करना है आपको। ऐसा नहीं कि पायरुवेट CO2 को पकड़ पकड़ के इस फॉर्म में बदल के अंदर देता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब PEP का स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नेचर ने ये मैकेनिज्म किया कि भाई ये जो पायरुवेट बन रहा है, इसका हम क्या करेंगे, इसी पायरुवेट को वापस से भेज दो तुम कहाँ, मीजोफिल सेल्स में, और मीजोफिल सेल्स में इससे रीजनरेशन करवा दो। C3 एसिड वही पायरुवेट में फॉस्फो ग्रुप जोड़ दो, इनॉल ग्रुप जोड़ दो और बना दो PEP। इस स्टेप में कुछ एडिशनल ATP खर्च होते हैं, और किसी में C4 पाथवे में ATP नहीं चाहिए, सिर्फ रीजनरेशन के वक्त एडिशनल ATP चाहिए, और कैल्विन साइकिल में जो चाहिए थे 6, 12, 18 वो चाहिए। ठीक है, डन। तो बस इस तरह से ये पूरा का पूरा पाथवे ऑपरेट होता है। PEP फिर से बन गया, इसको कहते हैं C4 पाथवे। तो क्या C4 साइकिल ने हमें CO2 दी? नहीं, C4 पाथवे में भी कैल्विन साइकिल ने हमको CO2 नहीं, सॉरी, ग्लूकोज बना के दिया। ठीक है, बस ये एडिशनल पाथवे ने हमें हेल्प किया कि रुबिस्को को अंदर छुपा दो और CO2 को चुपचाप अंदर भेज दो, जिससे कि प्लांट को कभी भी फोटो रेस्पिरेशन में ना फंसना पड़े और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे। डन, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? कोई भी क्वेश्चन आएगा कर दोगे? चलो अब फटाफट इसके क्वेश्चंस कर दो तुम। 2024 का क्वेश्चन है, इन C3 प्लांट्स सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को। सही है यहाँ तक बात? Hence CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ C4 लिखा होता तो ये गलत हो जाता। ये कह रहा है C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से जुड़ जाती है, जिसकी वजह से CO2 का जुड़ना कम हो जाता है। यस, इन C4 प्लांट्स mesophil cells show very little photorespiration while bundle sheath cells do not show photorespiration। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट ने अटका दिया बच्चों। ये जो वेरी लिटिल वर्ड आते हैं ना, ये बॉटनी में बड़ा परेशान कर देते हैं बच्चों को। पर आपको वैसे तो ये बात ठीक है कि यार C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, बट क्योंकि रुबिस्को यहाँ तो है ही नहीं ना, रुबिस्को तो यहाँ बैठा है ना। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे NCERT में क्या लिखा हुआ है, ज़रा देखना NCERT में क्या लिखा हुआ है। गलत ही कर लें क्या बच्चों इस स्टेटमेंट को? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी लिटिल लिखा हुआ है, इस वजह से इसको सही कर दें क्या हम, क्योंकि वेरी लिटिल का मतलब नेग्लिजिबल ही होता है। यहाँ पर ये टेबल जब हम करते हैं ना, इसमें पूछते हैं तो कहीं भी एब्सेंट नहीं लिखा, नेग्लिजिबल लिखा है, वेरी लिटिल लिखा है। बट एक तरह से देखा जाए तो मीजोफिल में तो रुबिस्को है ही नहीं ना, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ ज़रा, क्या होना चाहिए यहाँ पर? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर है ना, अपन इसको गलती कर देते हैं बच्चों, क्योंकि इन्होंने मीजोफिल सेल लिख दिया ना, मीजोफिल सेल। अगर ये मीजोफिल सेल नहीं लिखते ना, ये लिखते कि C4 प्लांट्स में देयर इज वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, तो भी मैं एक बार को मान लेती कि यार वो जो बंडल शीट सेल्स हैं उनके अंदर रुबिस्को छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं से बच के थोड़ी ऑक्सीजन पहुंच गई तो नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन वो कर देंगी। बट मीजोफिल सेल्स में तो फोटो रेस्पिरेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को है ही नहीं। ओके, सो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो वी गो विद ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, ऑप्शन 3। ठीक है, अगर अटको ना तो थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगा लिया करो। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें फंसा देती हैं, अटका देती हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस बार बार नहीं पढ़ने, आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट बार बार पढ़ो, उसमें आपको कोई ना कोई हिंट ऐसी मिल जाएगी जो आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के दे देगी। फिर भी नहीं आ रहा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ जाओ। अगर लास्ट में टाइम बचा तो ही उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है आपको। क्या पता एक क्वेश्चन में तुम जितना टाइम लगाओ उसके बदले में 5 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। यहाँ पे हमेशा रेशो देखना है बच्चों तुम्हें। नीट के एग्जाम में आपको देखना है टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग तुम्हें बार बार कहते हैं कि मॉक टेस्ट दो। कुछ बच्चों को लगता है नहीं मैम मॉक टेस्ट हमें तो नहीं देने, हमें तो डिसअपॉइंटमेंट आता है। प्लीज़ ऐसा मत सोचो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही तुम्हारी असली प्रैक्टिस होगी बच्चों, उसके बिना नहीं हो सकती। ओके, उसके बिना तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि कितने टाइम में हमको कितने क्वेश्चन करने हैं। पूरे 90 क्वेश्चन बायो के, मतलब सॉरी टोटल PCB के जो 180 क्वेश्चन है तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे अगर बिना मॉक टेस्ट दिए नीट में गए तो। तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट
2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पूछा है तुमसे, तो PEP है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इनको मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स में याद कराती हूँ बच्चों को, पूरे पूरे नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स याद रहती है, फिर वहाँ पे देख लो क्या है, ठीक है। एंड फाउंड इन द मीजोफिल सेल, PEP कहाँ बैठा था, बाहर वाली मीजोफिल सेल्स में, तो दिस इज राइट। मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम, बिल्कुल ठीक है, ओके। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2022 में एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ अच्छा हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था उसमें जो मैंने थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स बनाई थी, इस एनाटमी को क्या कहते हैं बच्चों, दिस स्पेशल एनाटमी इज कॉल्ड क्रैंस एनाटमी। क्रैंस वर्ड का मतलब होता है रेथ, रेथ का मतलब होता है रिंग। जब हम माइक्रोस्कोप से लीफ की एनाटमी देखते हैं, अगर हमें किसी लीफ में थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स की एक रिंग दिख रही है तो वो क्रैंस एनाटमी है, और वही हमें बताती है कि ये एक C4 प्लांट है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आपको बाहर से देख के थोड़ी ना पता चलेगा कि ये C3 है या C4 है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं साइंटिस्ट, बाय लुकिंग फॉर द क्रैंस एनाटमी, ठीक है। जिसमें कि देखो ये इसके फीचर्स दे रखे हैं बंडल शीट सेल्स के, जो मैंने तुम्हें लिखवाए, सेवरल लेयर्स होंगी, दे आर कैरेक्टराइज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्ड होंगी, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, डायरेक्टली गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, एंड बट ऑब्वियस उनके बीच में कोई ICS नहीं है। ये सब इसके फीचर्स हैं, ठीक है। सो ये कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट्स टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, बिल्कुल नहीं, फोटो रेस्पिरेशन तो करना ही नहीं है उनको। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, यस हमें लग रहा है कि उन्होंने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ा दिया प्लस उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी CO2 की, जिससे कैल्विन साइकिल ऑपरेट हो सके, बट फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। जब भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, हमेशा आगे के ऑप्शन जरूर पढ़ना। टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, एक हद तक ये लगेगा आपको कि हाँ यार ये हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमने कहा कि फोटो रेस्पिरेशन हाई टेम्परेचर में होता है, बट आप ढंग से सोचो, C4 पाथवे से थोड़ी ना कुछ ऐसा आ गया प्लांट में कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो अगर हमें इन दोनों में से चुनना है तो वी हैव टू चूज दिस, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, वैस्कुलर टिश्यू का हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने में C4 का कोई रोल नहीं है, सो सीधा सीधा ऑप्शन 2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम, सॉर्गम आ गया, SMS, सॉर्गम यानी C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में स्टेबल प्रोडक्ट पूछा है बच्चों, प्रोडक्ट है OAA। प्लीज बार बार कह रही हूँ, गलती मत कर देना, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट पूछा है, अगर CO2 एक्सेप्टर, क्या लिख रही हूँ मैं, अगर तुमसे पूछा है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बच्चों, ठीक है, या तुमसे पूछा है CO2 का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट और एक्सेप्टर को ढंग से पढ़ लेना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा है या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पूछा है, तो आप ध्यान रखना C3 में कौन है और C4 में कौन है। C3 में एक्सेप्टर है RUBP और प्रोडक्ट है 3 कार्बन प्रोडक्ट यानी PGA। C4 में एक्सेप्टर है PEP और प्रोडक्ट है 4 कार्बन प्रोडक्ट यानी OAA। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो C4 में प्रोडक्ट पूछा है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, अब जल्दीबाजी में हो सकता है PEP को PGA सोच जाएं, PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। PEP पकड़ता है CO2 को, किस में पकड़ता है, C4 प्लांट्स में, ये रहा ऑप्शन 1। उल्टा फुल्टा दिमाग मत लगा लेना, C3 प्लांट को तो चाहे C4 प्लांट में C3 साइकिल हो रहा है, बट प्लांट को तो आप C4 प्लांट ही कहोगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, वो अवॉइड कर सकता है फोटो रेस्पिरेशन को। हैज़ इम्प्रूव्ड वाटर यूजिंग एफिशिएंसी, ये भी इनमें होता है क्योंकि इनमें फेस्ट प्रोसेस नहीं चलते ना बच्चों, तो इनका वाटर यूजेज एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। शो हाई रेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आई है बच्चों, 2016 का क्वेश्चन है क्या, ये कैम दिया है तुम्हें। वैसे एनसीईआरटी में कैम प्लांट्स का जिक्र नहीं है, बट मैंने तुम्हें पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस पढ़ाते वक्त कि एक और स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनको कैम प्लांट्स बोलते हैं। उनमें जो पाथवे है वो बिल्कुल C4 की तरह होता है, लेकिन कैम प्लांट्स जनरली उनको बोलते हैं जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, यूफोर्बिया वगैरह, उनमें आपको पता है वो डेजर्ट्स में, उन्हें पानी की वैसे ही कमी है।
अब उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टोमेटा को तो खोलना पड़ेगा, तभी O2 CO2 अंदर बाहर जाएंगे। पर अगर वो दिन में अपने स्टोमेटा को खोलेंगे तो दिन में उनका वाटर लॉस हो जाएगा, और वाटर लॉस हो गया, वैसे ही डेजर्ट मिट्टी है, पानी की कमी है, तो पानी कैसे मिलेगा उन्हें। और अगर दिन में नहीं खोले स्टोमेटा, मान लो उनने, हमने कहा कि यार उनमें तो रात में खुलेंगे स्टोमेटा, रात में गैसियस एक्सचेंज करेंगे वो O2 CO2 का, तो पर रात में सनलाइट तो है ही नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस कब करेंगे। अभी तो बड़ी दुविधा वाली कंडीशन हो गई कि दिन में वो स्टोमेटा नहीं खोल सकते और रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इन प्लांट्स में नेचर ने एक स्पेशल पाथवे बनाया जिसको बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन इनकी फैमिली है, क्रैसुलेशी फैमिली बोलते हैं। इन प्लांट्स में सबसे पहले ये पाथवे डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रैसुलेशियन। होता और भी फैमिली के प्लांट्स में, बट नाम इसलिए पड़ा एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें भी एसिड्स बनते हैं, क्योंकि सेम ये पाथवे होगा, लेकिन कैसे होगा समझना। रात के टाइम पर जब इनमें स्टोमेटा खुलेंगे, CO2 अंदर आएगी तो PEP ये बना लेगी एसिड्स, और एसिड्स को स्टोर, सिर्फ ये वाला प्रोसेस चलेगा रात के टाइम पर, सिर्फ ये वाला प्रोसेस, एसिड बनते जाएंगे, चाहे इसे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे और स्टोर करते रहेंगे। और जैसे ही दिन होगा, सनलाइट आएगी, तो सनलाइट में यहाँ का ग्रेना ATP NADPH बनाकर इनको देगा, और जैसे ही इन्हें ATP NADPH मिलेगा, C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 को ये यूज़ करके ग्लूकोज बनाएंगे और वापस इसको PEP को रीजनरेट कर देंगे। तो कैम प्लांट्स में पाथवे तो बिल्कुल C4 पाथवे है, लेकिन उसका आधा पार्ट रात को और आधा पार्ट दिन में होता है। जो CO2 वाला पार्ट है वो रात में हो जाएगा, जिसमें एनर्जी चाहिए वो दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा प्लांट है जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को भी अवॉइड कर देगा, क्योंकि इसमें C4 पाथवे हो रहा है, जिसकी वाटर यूजेज एफिशिएंसी भी अच्छी है, यानी इसके पास स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है, रात में खुलने वाले स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव, ओके, एंड शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये तो फिर से C4 की खासियत आ गई। हैज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, ये भी इनका एक एडिशनल क्राइटेरिया होता है कि ये नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। मतलब कितना उलझा दिया बच्चों को इस क्वेश्चन ने। सिर्फ एक शब्द में आंसर है इसका, सिंपली कि ये कौन से फिजियोलॉजिकल ग्रुप से बिलोंग करता है। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हो कि हम कैम चूज करें कि C4 चूज करें। यहाँ पर ये जो आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, इनसे आपको निकालना पड़ेगा कि हम कैम चूज करें या C4 चूज करें। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आई एग्री। हो सकता है इसका कैम भी करके आए हो, C4 भी करके आए हैं, बट बच्चों यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT जाके कह सकते हो आप ये चीज़ कि ये वाला जो पॉइंट है ना कि हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, तो जब हाई टेम्परेचर होता है यानी दिन का समय है ये, तो दिन के समय पर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ना कैम प्लांट्स में जनरली नहीं देखा जाता। नो डाउट कैम प्लांट अपना जितना भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो दिन में कर रहे हैं, बट अगर आप C4 से कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, हाई टेम्परेचर पर काम करने की एफिशिएंसी है, वो C4 की है, क्योंकि C4 में स्कोटो एक्टिव वाला भी कोई झंझट नहीं है। C4 में स्टोमेटा दिन में खुल रहे हैं, दिन में खूब CO2 अवेलेबल है, खूब सारी ATP NADPH बन रहा है, तो इस वजह से वी हैव टू गो विद ऑप्शन 4। बहुत हाई चांसेस हैं कि हम इसमें कैम भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है। अच्छा चलो एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें, वैसे तो वाटर यूजेज एफिशिएंसी कैम प्लांट्स की अच्छी होती है, लेकिन C4 की भी कुछ कम नहीं होती। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, पता नहीं किसी चैप्टर में तो NCERT में था, हाँ वो चैप्टर आपका डिलीट हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में थोड़ा सा एक पैराग्राफ था जिसमें C3 C4 का जिक्र था बस। तो वहां पर लिखा हुआ था कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की नहीं होता ना, फोटो रेस्पिरेशन, इसी वजह से उनकी वाटर यूजेज एफिशिएंसी इज बेटर देन C3। तो C4 की भी वाटर यूजेज एफिशिएंसी कम नहीं होती, दे आर वेरी गुड इन फॉर यूजिंग द वाटर, ठीक है, मतलब उनकी भी वाटर एफिशिएंसी अच्छी ही मानी जाती है, ओके। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर पॉइंट्स हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पॉइंट है, जो भी ज़्यादातर पॉइंट्स हैं कंफ्यूजिंग है, बट वी हैव टू गो विद ऑप्शन 4, दैट इज C4 प्लांट्स, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका? C4 प्लांट्स। NTA के आंसर की में यही था, सो वी हैव टू गो विद दिस ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, बंडल शीट सेल्स 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। बंडल शीट सेल्स आर, बंडल शीट सेल्स यानी किसकी बात हो रही है? जो अंदर थिक वॉल्ड सेल्स हैं। दे आर रिच इन PEP कार्बोक्सिलेज। अच्छा इस एंजाइम के बारे में बताना भूल गई क्या? जब PEP CO2 से जुड़कर OAA बनाएगा, तो जैसे यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम चाहिए होता है, वैसे यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए होता है बच्चों, जिसको कहते हैं, फिक्सेशन में काम आता है, पेप्केज एंजाइम।
अब यहाँ नेचर ने पेप्को नहीं बनाया, अगर PEPCO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बना देते तो फिर वही मुसीबत आ जाती कि ये दोनों से जुड़ सकता है। तो नेचर ने यहाँ झंझट ही खत्म कर दिया। यहाँ पर इसका सही नाम लिख लो, यहाँ पर नेचर ने जो एंजाइम बनाया वो है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यानी ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास सिर्फ CO2 के लिए ही एक्टिव साइट है, ये O2 से जुड़ ही नहीं सकता। तो PEP कभी भी O2 से नहीं जुड़ेगा, PEP सिर्फ CO2 से ही जुड़ेगा। कौन सा एंजाइम होता है मेसोफिल सेल्स में? रुबिस्को तो नहीं होता, पर CO2 फिक्सेशन करने के लिए फिर कौन सा एंजाइम होता है? पेप्केज एंजाइम होता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। बंडल शीथ सेल्स में ये एंजाइम है क्या? नहीं। बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को एब्सेंट है क्या? नहीं। एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा, बंडल शीथ सेल्स यानी मोटी सेल्स, मोटी वॉल वाली सेल जिनमें रुबिस्को को कैद किया है, तभी याद रहेगा। दे लैक बोथ एंजाइम्स, ये भी गलत। दे आर रिच इन रुबिस्को, ये बिल्कुल सही। अंदर वाली सेल्स आर रिच इन रुबिस्को, बाहर वाली सेल्स आर रिच इन PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्लियर? देन कैम देखो, कैम पे आया हुआ है 2011 में क्वेश्चन। कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन, कैम एक्चुअली में क्यों बनाया गया? ये पाथवे क्या करता है? इस पाथवे में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये कि उसमें स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं, रात में खुलने वाले स्टोमेटा होते हैं, तो इस वजह से वो वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन 1, और तो कोई ऑप्शन यहाँ वैसे भी मैच नहीं करता, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 2011 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। इन क्रैंस एनाटमी द बंडल शीथ सेल्स हैव, बंडल शीथ सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। थिन वॉल हटा दो, थिन वॉल वाले सारे हटा दो। थिक वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेस, मैनी लिख दिया, बिल्कुल हटा दो। एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 2। ठीक है, अगर NCERT ढंग से पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली तुमसे हो जाएगा। लो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो 2010 में पूरा आपका C4 पाथवे का डायग्राम है NCERT वाला। क्या पूछा है? A पूछा है, B पूछा है और C पूछा है, 3 चीज़ें पूछी हैं। तो आसान स्टेप्स के नाम पूछे हैं। सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, B स्टेप पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और C स्टेप पर रीजनरेशन हो रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। प्रोडक्ट वगैरह पूछते तो फिर भी आप कंफ्यूज होते, स्टेप्स तो सबको पता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, क्रैंस एनाटमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ, क्रैंस एनाटमी एक C4 प्लांट में मिलेगी। C4 प्लांट SMS, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ये रहा शुगर केन, ऑप्शन 3। हो सकता है तुम कंफ्यूज हो कि यार वीट भी तो दिया है, वीट भी तो मोनोकॉट है। सो डू रिमेंबर, वीट एंड राइस मोनोकॉट होते हुए भी C4 पाथवे शो नहीं करते। ठीक है, क्लियर? देन फोटो रेस्पिरेशन के तो कुछ कम ही क्वेश्चन आए होंगे, 2020 में है। देखो इसका क्वेश्चन क्या है? द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, यानी अगर रुबिस्को O2 से जुड़ गया, ऑक्सीडेशन नहीं बोलते, O2 से रिवर्सिबली जुड़ना इज ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो फिर क्या बनेगा? तो अभी मैंने तुम्हें बताया था 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा एक तो। ठीक है, अच्छा देखो कैसा क्वेश्चन बनाया है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने जो 2 कार्बन कंपाउंड लिखा है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, उसका तो एक मॉलिक्यूल लिख दिया, बट साथ में लिखा है एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन कंपाउंड का बनेगा। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी अभी दी, जो इन्होंने लिखी नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए कि फोटो रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी थी ना, फोटो रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें से एक होता है PGA और दूसरा होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक के पास 3 कार्बन है, PGA के पास तो 3 ही कार्बन है और फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास 2 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाला तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाना बच्चों। ये यहाँ पे इसने साथ में 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट भी लिखा है, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन वाला कोई और ऑप्शन है नहीं, तो फिर हम क्या करें? कोई बात नहीं है, अगर 2 कार्बन वाला ऑप्शन नहीं है लेकिन साथ में PGA भी तो बना था, PGA तो 3 कार्बन कंपाउंड है ना, तो क्या मैं इसमें से ये वाला ऑप्शन चूज कर सकती हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड बनता है। बस इन्होंने क्या किया कि ये वाला पार्ट मिसिंग कर दिया, सिर्फ ये दे दिया आपको। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, बट जैसा हमें नॉलेज है उसके बेसिस पर वी हैव टू गो विद दिस ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसे क्या है, तो मतलब कहीं से कुछ भी बना के डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज, वो कौन सा प्रोसेस है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि C3 में ये होता है, C4 में ये प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ऐसा कैसे? बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज, 2016 में भी आया, 2012 में भी आया है। ठीक है भाई, या तो कोई मिसप्रिंट है या फिर सही में आया होगा। तो अगेन वही ऑप्शन है फोटो रेस्पिरेशन। जल्दीबाजी में फोटोसिंथेसिस मत कर देना, हाँ अलग होगा बच्चों। देखो फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं था ऑप्शन में, यहाँ है,
बिल्कुल लैंग्वेज भी सेम है, देखो क्वेश्चन की, इतना नीट में इतने हद तक PYQs रिपीट हो जाते हैं कई बार। ये देखो मैंने कहा था ना एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन 2012 में, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो CPM वाले ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पहले लिख दिया, पेरोक्सिसोम बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, बट दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि GB, ER, वैक्यूल ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होते। ठीक है, क्लियर। देन C4 प्लांट्स, इस तरह की छोटी मोटी गलती ना होती रहती है, ठीक है। देन C4 प्लांट्स आर, होनी नहीं चाहिए इतने स्टैंडर्ड एग्जाम में, बट क्या करें, C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस दैन C3 प्लांट्स। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है? क्योंकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका रूबिस्को छुपा हुआ है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, हायर लीफ एरिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल्स, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन 4। देखो लोअर रेट आया ना, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि C4 प्लांट्स में वैसे तो हम कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, बट अगर ऐसा लिखा हो वेरी लिटिल तो उस ऑप्शन को भी आप टिक कर सकते हो, बस मीजोफिल सेल्स के लिए ना लिखा हो। ओवरऑल C4 प्लांट्स में देखोगे तो नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके हो गए C4 प्लांट्स के क्वेश्चन। अब तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रह गया, इसके लिए अलग सेशन तो क्या लेंगे, वैसे आई नो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग के क्वेश्चन ही नहीं है ज़्यादा बच्चों तुम्हारे। हाँ बच्चों, अगर इसमें देखें ना तो इसमें तो स्लाइड में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब एक ही क्वेश्चन दे रखा है जो कि 2017 में आया है। इसका मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट ऑब्वियस क्योंकि फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें C3 C4 लाइट रिएक्शन इतना कुछ पूछने को है कि फैक्टर्स पे पहुंचते नहीं है। बट प्लीज़ ऐसा कोई जनरल एक मत बना लेना कि हाँ यार फैक्टर्स पढ़ के ही नहीं जाने, क्या पता इस बार पूछ लें। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं जरा सा तुम्हें फैक्टर्स के बारे में बता दूंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सब पढ़ा रखा है मैंने, बहुत ईजी टॉपिक है। ओके, इसमें तुमसे पूछा है विद रेफरेंस टू फैक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05 कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट। तुम्हारी ही NCERT में सीधा सीधा लाइन लिखी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहले तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, ब्लैकमैन ने दिया था, सबको पता होगा। ब्लैकमैन का लॉ था ये कि भाई अगर किसी प्रोसेस को मोर देन वन फैक्टर अफेक्ट कर रहा है तो हमें किसी एक टाइम पर समझना है कि A का ज़्यादा इफेक्ट है, B का, C का, D का, तो वो फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे अगर तुम्हारा एग्जाम की बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तुम्हारा रिजल्ट सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट से अफेक्ट होगा जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा वीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वो तो तुम्हारा रिजल्ट में एड ऑन कर देगा। पर अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, जैसे जनरली नीट एस्पिरेंट्स की शिकायत रहती है मैम हमारी फिजिक्स वीक है इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आते, तो जो सबसे वीकेस्ट है, जो सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो उस प्रोसेस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों। इसलिए हम तुम्हें हमेशा कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर वर्क मत करो, स्ट्रॉन्ग को तो स्ट्रॉन्ग बनाए रखो लेकिन वीक पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो यहाँ से तुम सीख भी सकते हो ये बात, द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वान्टिटी the rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। जो मिनिमम फैक्टर है वो प्रोसेस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और जैसे ही आप उस फैक्टर की क्वांटिटी चेंज करने लगोगे, बढ़ाने लगोगे, तो प्रोसेस की रेट भी बढ़ जाएगी। ये ग्राफ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हो सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जिसमें तुम्हें लाइट इंटेंसिटी के रेशो में फोटोसिंथेसिस की रेट दिखाई है कि जैसे लाइट बहुत कम थी रेट भी बहुत कम थी, जैसे जैसे लाइट बढ़ती गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा लेकिन अब अगर तुम और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो अब फोटोसिंथेसिस की रेट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी दिस इज द ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी जब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। भाई हर चीज़ की एक लिमिट भी तो होती है, तो बिल्कुल वैसे ही अब तुम ऐसा नहीं कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते रहो और सोचते रहो फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ग्राफ में लाइट इंटेंसिटी कहाँ पर एक लिमिटिंग फैक्टर है, तो A पर, A एंड B पर क्योंकि लाइट इंटेंसिटी चेंज होने के साथ फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही है तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर था। लेकिन यहाँ पर C वाले पार्ट पर लाइट इंटेंसिटी इज नो मोर अ लिमिटिंग फैक्टर। अब लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अब कोई और चीज़ जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन या वाटर की अवेलेबिलिटी या टेम्परेचर कितना है, इनमें से कोई लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जैसे D यहाँ पर किसको बता रहा है, D यहाँ पर बता रहा है, लिख लेना सैचुरेशन पॉइंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी की ये इस प्लांट की इस कंडीशन पर मैक्सिमम लाइट सैचुरेशन है, इससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ये नहीं करेगा। पर एक और बात ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल तो इन्होंने लाइट इंटेंसिटी से दिया है बट ज़्यादातर प्लांट्स के लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर होती ही नहीं है।
क्योंकि प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल है। आप इकोलॉजी में पढ़ते हो ना कि सिर्फ 2 to 10% होता है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, है ना। तो वो पार ऑलरेडी अवेलेबल लाइट तो बहुत सारी है, 2 से 10% ही प्लांट उसका यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी है कि ज़्यादातर प्लांट्स के लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होती ही नहीं है, क्योंकि लाइट ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है। That light saturation occur at 10% of the full sunlight, hence except for plants in shade और इन डेंस फॉरेस्ट, जो प्लांट्स शेडी एरियाज में हैं, फॉरेस्ट कैनोपीड फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं, उनके लिए तो लाइट है, पर बाकियों के लिए लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन आ जाए। CO2 कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये रही वो लाइन जो मैं तुम्हें अभी बता रही थी कि अगर CO2 बहुत कम है तो जैसे जैसे तुम CO2 बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट बहुत छोटी रेंज है बच्चों। सिर्फ CO2 0.05, भाई एटमॉस्फेयर में तुम्हें पता है 0.03% CO2 होती है, तो या ज़्यादा से ज़्यादा 0.04 होती है, तो सिर्फ 0.01 का स्कोप है। अगर 0.05 तक CO2 बढ़ी है तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, पर 0.05 से ज़्यादा चली गई ना अगर CO2, तो CO2 प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं बल्कि टॉक्सिक बन जाएगी। तभी तो आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट पर इतनी बात हो रही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसकी वजह से लगातार हमें अलग अलग टाइप के नुकसान हो रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा CO2 इज़ हाईली डैमेजिंग फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। उन प्लांट्स के लिए जो CO2 को यूज़ करके खाना बनाते हैं, उनके लिए भी 0.05% से ज़्यादा CO2 बिकम हार्मफुल। डू रिमेंबर दिस, ठीक है। और इसी तरह CO2 का भी सैचुरेशन पॉइंट होता है, जो जिसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के लिए ये वैल्यू अलग अलग है, बट ऑब्वियस C4 प्लांट्स के लिए सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा ना, क्योंकि मान लो C4 प्लांट में जितना भी रुबिस्को है वो O2 से तो जुड़ नहीं रहा, वो तो सिर्फ CO2 से जुड़ रहा है, तो 360 कॉन्सेंट्रेशन पर वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर देगा। लेकिन C3 प्लांट्स का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो लेट आएगा, 450 पर आएगा। क्यों आएगा 450 पर? क्योंकि C3 प्लांट का जो रुबिस्को है वो बीच बीच में O2 से भी तो बिजी हो जाता है, O2 के साथ भी तो जुड़ जाता है। तो अगर आपको उतना ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कराना है तो आपको इतना CO2 देना पड़ेगा। जैसे आपका क्लास में कॉम्पिटिटर आ गया, तो अभी तक तो आप ही टॉप कर रहे थे कम मार्क्स पे भी, बट अब अगर आपको टॉप करना है, आपका कॉम्पिटिटर O2 आ गया है, तो आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो बस वही C3 प्लांट्स की कहानी है। बहुत इजीली आप याद रख सकते हो किसका सैचुरेशन पॉइंट कितना है, ठीक है। ये 360 आउट ऑफ 360 बायो वाले मार्क्स हो गए, और ये 450 और सब्जेक्ट्स के भी मिला लो तुम। क्लियर है? इससे तुम वैल्यू याद हो जाएगी तुमको। एंड यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स दे रखी हैं। कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे टमाटोज और बेल पेपर, जो कलरफुल शिमला मिर्ची आती हैं वो बेल पेपर है, तो इनको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है बिकॉज दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में एंजाइम्स नहीं थे, तुमने देखा होगा। डार्क रिएक्शन में रुबिस्को, PEP जो भी एंजाइम्स हैं, सो टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हुआ तो डार्क रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, ठीक है। एंड वाटर के लिए लिखा है कि वाटर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता फोटोसिंथेसिस को, बट हाँ अगर बिल्कुल ही वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, प्लांट की विल्टिंग हो गई है, स्टोमेटा बंद पड़े हैं, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। तो क्वेश्चन कर लो तुम। तो यहाँ पे तुमसे नॉट करेक्ट पूछा, ये तो सही है, ये देख लेना 0.05 लिखा है कि 0.5 लिखा है, 0.05 और 5 में अंतर है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर with enhanced photosynthesis. C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis. अगर C3 plants को हाई टेम्परेचर दोगे तो उनमें फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर उनमें फोटो रेस्पिरेशन शुरू करा देगा। While C4 plants have much lower temperature optimum, गलत। C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चों, बिकॉज दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। यस, टोमेटो और बेल पेपर को CO2 भी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, तो वो हम ग्रीन हाउस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, अभी पढ़ा था हमने, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी हो गया ऑप्शन 2। यानी एक ही क्वेश्चन में लगभग सारे फैक्टर्स इन्होंने इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो 2017 में आया था, उसके बाद नहीं आया। यहाँ पर आपके फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, पूरा फुल प्रूफ रिवीजन किया हमने विद वन शॉट। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ हमने छोड़ी है, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगी ये टेबल ज़रूर एक बार फिल कर लेना। फिर भी मैं कहूँगी एक बार पूरा मेरे साथ सेशन अटेंड करने के बाद यू हैव टू रिवाइज इट फ्रॉम NCERT। एक बार ज़रूर पन्ने पलट के देख लो, कोई बाई चांस की पॉइंट ऐसा है जिस पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया, अब आ जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। यू हैव टू स्टिक विद योर NCERT, विद योर कॉन्सेप्ट्स, तो आपका पेपर गलत नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना,
तो फोटोसिंथेसिस हमारा हो गया है पूरा, बट तुम्हें और क्वेश्चंस करने हैं, करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि अब इस तरह से रिवीजन करने के बाद तुमसे खुद से क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट सेशन के लिए आप सब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़कर आएंगे, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। तीनों ही अपने आप में पूरा केमिस्ट्री टाइप लगता है वो चैप्टर, तो थोड़ा सा पढ़कर आएंगे तो यहाँ पर मेरे साथ PYQs करने में तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करना मत भूलना, एंड जस्ट रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर नेक्स्ट सेशन। गुड बाय।